आप अगर जायज़ा लें मैक्रो इकोनॉमी का, पिछले 1.5 साल जो है ना वो बड़ा हमारा जो है ना वो जिगजैग किया है। इन्फ्लेशन देखें हमारी कहाँ चली गई थी, 38% चली गई थी, और फूड इन्फ्लेशन तो 50% चली गई थी। आज आपके पास 4.1% पे आ गई है, और इस महीने की इंशाल्लाह इन्फ्लेशन जो है 3% पे आ रही है। ये एक्सपेक्टेड है, स्ट्रीट फोरकास्ट है। अब पता है दुनिया भर में 70-80% जो मार्केट्स चलती हैं वो सेंटिमेंट और बिहेवियर पे चलती हैं। फंडामेंटल्स पे मार्केट्स बहुत जो है वो बहुत अरसे तक इर्रेशनल रहती हैं। रुपया आप देखें कितना स्टेबलाइज हो गया। 15 महीने के अगर आप नंबर्स देखें पाकिस्तानी रुपये और डॉलर के, वो दुनिया की बेहतरीन करेंसीज में आ गई, और फिर आपकी स्टॉक मार्केट एज अ रिजल्ट दुनिया की बेहतरीन मार्केट भी बनी। आज भी टू डेट हम इस पे देख रहे हैं कि जी काम कर रहे हैं कि जी प्रोडक्ट जो फिनिश प्रोडक्ट है उस पर ड्यूटी कम है, और उसको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है उस पर ड्यूटी ज़्यादा है। अगर टैक्सेस बढ़ा के आप इकोनॉमी ग्रो कर ही नहीं सकते, ये माइंडसेट चेंज करना है कि भाई आप ग्रोथ के साथ टैक्सेस ले सकते हैं, टैक्सेस के साथ ग्रोथ नहीं आ सकती। अगर आप एक आम आदमी की तरह टैक्स जो है ना फाइल करने जा रहे हैं और आपको एडवाइज़र और टैक्स लॉयर की ज़रूरत है, तो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। एक आम आदमी को खुद फाइल करना चाहिए टैक्स। इतना आसान हम करने की बात कर रहे हैं। 1,90,000 लाइक साहब वो लोग हैं जो कि 1.6 ट्रिलियन 1600 अरब रुपए की टैक्स चोरी कर रहे हैं, मतलब टैक्स नहीं देते। रेमिटेंसेस का नंबर इस साल रिकॉर्ड क्लोज होना है, कोई $35 बिलियन। हर महीने $3 अरब आ रहे हैं आपके पास, जो कि बहुत बड़ी सपोर्ट है। शॉर्ट टर्म रिलीफ के चक्कर में हमने लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी अपनी जो है ना वो दाव पे लगाई है। जो भी बचता है वो आप इन्वेस्ट करें। सिंपल एक अपने अकाउंट पे रखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इन्वेस्ट करें। और हम यंग इकोनॉमी है, हमें रिस्क लेना चाहिए। यंगस्टर्स को रिस्क लेना चाहिए, उनके पास टाइम होता है दोबारा खड़े होने का। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सरमाया टॉक्स। काफ़ी अरसे से हमने सरमाया टॉक की कोई एपिसोड नहीं की, और अगेन मैं इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट की सीरीज़ को एक फिलर की तरीके से नहीं करना चाह रहा था। मैं चाह रहा था कि कोई ऐसी टॉक्स हो जो कि इंटरेस्टिंग भी हो और जो आपकी इन्फॉर्मेशन में वैल्यू भी ऐड कर सके। सो टुडे आज के जो गेस्ट हैं वो कैपिटल मार्केट से भी एसोसिएटेड हैं, गवर्नमेंट की एक बहुत क्रिटिकल रोल के ऊपर भी अभी काम कर रहे हैं। सो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बहुत बड़ी डिबेट ये होती है कि अभी भी स्टॉक मार्केट जो है वो एक वर्चुअली कोई चीज़ है जिसकी वजह से ऊपर जा रही है। सो इसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए कि वो मैक्रोज में क्या ऐसी फंडामेंटल चेंजेस थी जिसकी वजह से हम स्टॉक मार्केट में बेहतरी देख रहे हैं, और फ्यूचर को हम कैसे देख रहे हैं कि गवर्नमेंट अभी के टाइम पे कैसे देख रही है। तो आज हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं खुर्रम शहजाद साहब। खुर्रम भाई कैसे हैं? थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। खुर्रम भाई, बहुत सारे लोग हमारे नए व्यूअर होंगे, शायद वो आपको जानते नहीं होंगे। जो कैपिटल मार्केट्स के हैं वो तो बड़े अच्छे तरीके से आपको जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर ब्रीफली इंट्रोडक्शन अपने बैकग्राउंड का और थोड़े एक्सपीरियंस का भी बता दें ताकि वी कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर। जी थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये आपको क्रेडिट देता हूँ, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और ख़ासकर इन्वेस्टर की एजुकेशन के लिए बहुत काम करें, जो जिसमें पाकिस्तान में जिसकी बहुत ज़रूरत है। और आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। आप लेकर आएँ, इन्वेस्टर्स लेकर आएँ, क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता है वो 3 लाख की बात होती है, 2.5 लाख की बात होती है इन्वेस्टर्स की। इन्वेस्टर बेस बहुत छोटा है। ऑफ कोर्स रेगुलेटर एक तरफ अपना रोल प्ले करे, एक तरफ PSX अपना रोल प्ले करे, ब्रोकर्स कम्युनिटी अपना रोल प्ले कर रही है, करे मज़ीद, और इसके साथ साथ आप जैसे प्लेटफॉर्म जो नए हैं, इनोवेटिव थिंकिंग है, नया तरीका है और यंग हैं आप माशाल्लाह, टेक से भी हमारे पास जो है ना वो यंगस्टर्स हैं। तो क्यों ना उनको हम जो है इन नए तरीक़ों से जो है इनवाइट करें कि वो इन्वेस्ट करें, सेविंग्स की तरफ आएँ और अपनी वेल्थ जो है आज से शुरू करें, ताकि इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स 20 ईयर्स 25 ईयर्स डाउन द लेन जब वो रिटायर होते हैं या जब वो अपने कुछ अचीव करते हैं अपनी लाइफ में, करियर में, तो उनके पास ये वेल्थ भी हो साथ में। तो मेरे ख्याल में बहुत ज़बरदस्त आप माशाल्लाह काम करें। तो देखें मेरा बैकग्राउंड कोई बहुत कोई डिटेल्स नहीं है। 20 साल पहले मैंने ग्रेजुएशन किया था और आज आपके सामने हूँ, और कैपिटल मार्केट्स में काम किया काफ़ी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की साइड, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी की साइड, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रिसर्च, एनालिटिक्स, और साथ साथ मतलब ये समझ लें कि फाइनेंशियल सर्विसेज में बैंकिंग को छोड़ के इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की साइड और पोर्टफोलियो एडवाइजरी की साइड पे ज़्यादातर मौका मिला काम करने का, और ऑलमोस्ट सारे अच्छे लीडिंग हाउसेस में काम करने का मौका मिला। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अभी एक अल्लाह ने मौका दिया कि मैं एक ऐसा रोल प्ले करूं पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट के लिए, लोगों के लिए, बेहतरी के लिए हम काम कर सकें।
तो मैंने फिर जो है वो ये शुरू किया आपके सामने अब तो दैट्स अबाउट इट। जब स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे जा रही है, ऑब्वियसली माय फर्स्ट क्वेश्चन विल बी कि व्हाई दिस पर्टिकुलर जॉब, क्या मोटिवेशन क्या थी इसमें आने की? देखें, कंट्री को देयर इज़ नथिंग बेटर देन सर्विंग योर कंट्री। आपको कोई मौका मिलता है मुल्क को सर्व करने का, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। तो ये मेरे ख्याल में, मैं इसलिए अपने आप को लकी देखता हूँ कि मुझे ये मौका मिला कि मैं कहीं कुछ छोटा हो, कोई भी रोल हो, उसमें मैं अपना बेस्ट दे सकूं। तो ये एक मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ी मोटिवेशन है। और जहाँ तक ये बात है कि जी मार्केट ऊपर जा रही है, ऑल टाइम हाई पे गई है मार्केट, और इन्वेस्टर आ रहे हैं मार्केट में। अभी हम ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर रहे थे, 15,000 लोग ऐड हुए हैं मार्केट में, नए इन्वेस्टर्स सिर्फ एक महीने में। इट्स रिकॉर्ड, मतलब हमारे हिसाब से। तो मेरे ख्याल में जो है रोल इस तरफ प्ले करने की ज़रूरत इसलिए है कि यहाँ पे बहुत काम करने का रूम है इस वक्त, गवर्नमेंट साइड पे, फाइनेंस साइड पे, इकोनॉमी पे, पॉलिसी पे, हर चीज़ में बहुत काम करने का रूम है। और मैं इनकरेज करता हूँ सारे प्राइवेट सेक्टर अपने कोलीग्स को कि सारे आएँ, काम करें, रोल प्ले करें अपना, क्योंकि इस वक्त नीड है। हम पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, आपको पता है। पॉलिसी में जो है बड़े मसले हैं, ऑफ कोर्स चैलेंजेस बहुत हैं, रिस्क्स बहुत हैं। इन्हीं में ही आपका पता चलता है, इन्हीं में ही आपका जो है वो पोटेंशियल का पता लगता है, और इन्हीं में आपका रोल का पता लगता है। इसी में आप कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, यही। क्योंकि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में तो किसी का पता नहीं चलता ना कि जी कितना क्या पोटेंशियल है। तो मेरे ख्याल में एक मोटिवेशन है, चैलेंज है, और उसके साथ साथ ऑफ कोर्स अपने मुल्क को सर्व करने का एक है, हमेशा से एक रहा है कि जी कहीं मौका मिले तो हम कुछ बेहतर कर सकें। तो दैट्स अबाउट इट जी, यही एक बैकग्राउंड है। ज़बरदस्त। अच्छा खुर्रम भाई, थोड़ा सा मैं पीछे लेके जाऊंगा। अभी कोविड के बाद हमने देखा काफ़ी स्टॉक मार्केट ऊपर भी गई, फिर स्टॉक मार्केट नीचे भी गई। लेकिन एक चीज़ जो हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में कंपनीज़ की अर्निंग बेहतर हुई, लेकिन कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट परफॉर्म नहीं की। तो ऑब्वियसली आप कैपिटल मार्केट्स को भी देख रहे थे क्लोजली उस टाइम पे। अगर वैसे थोड़ा सा पीछे जाके थोड़ा सा समराइज़ कर दें कि क्यों उस वक्त स्टॉक मार्केट परफॉर्म नहीं की और क्यों अभी स्टॉक मार्केट परफॉर्म कर रही है, क्या मैक्रोज में ऐसे डिफरेंस थे जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं? जी देखिए, सबसे पहली बात ये कि जो स्टॉक मार्केट है, ये इसको मैं कहता हूँ, वो कहते हैं ना जी एक लीडिंग इंडिकेटर है। ये बात ठीक है, और मैं इसको कहता हूँ ये इफ़ेक्ट है, ये कॉज नहीं है। ये आपको रिजल्ट बताता है। ये कहता है कि जी क्या होने जा रहा है, तो उसकी एक रिफ्लेक्शन आती है कि मार्केट में उस जो है वो एक सेंटिमेंट चेंज होता है। तो देखें, आप अगर जायज़ा लें मैक्रो इकोनॉमी का, पिछले 1.5 साल जो है ना, वो बड़ा हमारा जो है ना वो जिगजैग किया है। आप देखें, अगर मैं जून 2023 की बात करूं, तो हम डिफ़ॉल्ट के बिल्कुल दहाने पे पहुंच चुके थे, क्योंकि हमारे पास रिजर्व्स आपको पता है $4 अरब, $3 अरब, $4 अरब के बीच में थे। इसे मैं इस तरह से कहूँगा कि हमारे पास इतना फ्यूल था इंपोर्ट करने का या इकॉनमी चलाने का कि 2 हफ्ते का भी बाकी नहीं था। इस पे आ गए थे हम, यानी कि हमारे पास सिर्फ इकॉनमी चलाने का 2 हफ्ते का फ्यूल था। इसको इस तरह से लें, रिजर्व्स को ऐसे देखा जाता है। और रिजर्व जो होते हैं ना कंट्री के, ये बहुत बड़ी रिफ्लेक्शन होती है आपकी स्ट्रेंथ की, मईशत की, हेल्थ की, किसी भी इकॉनमी। मतलब अगर आपके पास दुनिया की टॉप 10 इकॉनमीज़ के पास अगर मतलब आप रिजर्व वाइज उनको देख लें, यूएस है, चाइना है, जापान है। यूएस तो खैर जो है आपको पता है वो तो डॉलर बेस्ड इकॉनमी है, और वैसे दुनिया में तो डॉलर पे रिजर्व ज़्यादा हैं। तो आप जापान को देख लें, चाइना को देख लें, अब इंडिया आ गया है आपके पास, 600-650 बिलियन डॉलर्स के उसके रिजर्व्स हो गए। तो जिस कंट्री के रिजर्व्स हैं ना स्ट्रॉन्ग या सॉलिड, उनके साइजेस हैं बड़े, तो वो अफोर्ड कर सकते हैं किसी तरह का भी अप एंड डाउन। तो मेरे ख्याल में रिजर्व जो थे ना हमारे, और आपको पता है हमारा जो डेट था वो परसेंटेज ऑफ जीडीपी तो बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ तो दुनिया में तो जो है ना वो 200%, 300% भी डेट जो है परसेंटेज ऑफ टोटल इकॉनमी है। हमारे यहाँ तो आज जो है 67%, 68% है, जो पहुँच गया था कोई 75 से भी ऊपर चला गया था। मैं कर्जा एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल इकॉनमी की बात करूँ कि कितना कर्जा और इकॉनमी का साइज़ क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। इसे कहते हैं डेट टू जीडीपी। अब वो जो है आप देखें कि वो कहाँ चला गया था, वापस आ गया 67-68% पे। तो देखें, कहने का मतलब ये कि रिजर्व्स के जो लेवल्स थे ना, वो अगर 2 हफ्ते के रह गए हैं आपके पास, आज आपके पास अल्लाह का शुक्र है 2.25 महीने के रिजर्व्स हैं। तो ये एक जो ट्रांजिशन हुई है ना, और इसमें बड़ी जो है ना कॉस्ट पे की गई है। आप देखें लोगों ने भी बहुत कॉस्ट पे की है। इन्फ्लेशन देखें हमारी कहाँ चली गई थी, 38% चली गई थी, और फूड इन्फ्लेशन तो 50% चली गई थी। आज आपके पास 4.1% पे आ गई है, और इस महीने की इंशाल्लाह इन्फ्लेशन जो है 3% पे आ रही है। ये एक्सपेक्टेड है, स्ट्रीट फोरकास्ट है। तो इन्फ्लेशन का नीचे आ जाना, इन्फ्लेशन का एक पीक से नीचे आ जाना, उसी अकॉर्डेंस में इंटरेस्ट रेट्स का नीचे आना,
ठीक है, इंटरेस्ट रेट्स आप देखें 22% पे पहुंच गए थे, और काइबॉर जो जिस पे बोरिंग लेंडिंग होती है वो 24-25% थे नॉर्मल, और अगर आप एसएमईज उनकी लेंडिंग की बात करें वो तो ले ही नहीं पा रहे थे पैसा। तो उसका आधा हो जाना, आज काइबॉर आपके पास 12% से भी नीचे है। तो देखें, इससे ना लिक्विडिटी मार्केट में जो रुक गई थी वो आ गई दोबारा, और लिक्विडिटी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है मार्केट्स को ड्राइव करने का। तो एक तो इंटरेस्ट रेट्स का कट, क्योंकि इन्फ्लेशन नीचे आ गई, आपके रिजर्व्स बेहतर हो गए, आपकी ओवरऑल जो इकोनॉमिक रिस्किंग थी वो डी रिस्किंग में कन्वर्ट हो गई, यानी कि रिस्क कम हो गया इकोनॉमी में। आपकी जो बाहर की रेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने कहा कि जी डिफ़ॉल्ट से हम आईएमएफ प्रोग्राम में गए, आईएमएफ प्रोग्राम में कंडीशंस फॉलो की, सेकंड आईएमएफ प्रोग्राम मिला, ये जो ट्रांजिशन थी ना, आप समझें कि बहुत नीचे से दोबारा नॉर्मल होने की, इसने स्टॉक मार्केट को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया कि एक तो लिक्विडिटी आ गई मार्केट में, इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए। क्योंकि देखिए मार्केट में होता गया, मार्केट में सारी जो शेयर्स हैं वो कंपनीज़ के हैं, कंपनियां ऑपरेट करती हैं आपकी इकोनॉमी में। इकोनॉमी में अगर बेहतरी होती है या मंदी होती है तो वो रिफ्लेक्शन होती है स्टॉक मार्केट में भी, क्योंकि उसमें कंपनियां काम कर रही हैं। देखिए ये बड़ा बेसिक सा रिलेशन है। लेकिन स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो होता है सेंटिमेंट एंड बिहेवियर। अब पता है दुनिया भर में 70-80% जो मार्केट्स चलती हैं वो सेंटिमेंट और बिहेवियर पे चलती हैं। फंडामेंटल्स पे मार्केट्स बहुत जो है वो बहुत अरसे तक इरेशनल रहती हैं, यानी कि अपनी वैल्यू पे मार्केट्स नहीं आती हैं अक्सर बहुत लंबे टाइम तक। तो कहने का मतलब ये कि इकॉनमी, मैक्रो इकॉनमी का एक हमारे बिल्कुल बॉटम से उठ के वापस आना, जिसमें मैंने नंबर्स आपसे शेयर किए, और फिस्कल साइड पे भी बहुत बेहतरी हुई। फिस्कल साइड पे आप देखें 24 साल बाद फिस्कल डेफिसिट, जो कहते हैं ना आमदन और खर्चे गवर्नमेंट के अपने, वो ये जो क्वार्टर है सितंबर तक जो क्वार्टर आया था, जो फर्स्ट क्वार्टर आया है हमारा, उसके अंदर हमने सरप्लस दिया है 24 साल बाद, फिस्कल सरप्लस, और उसके अंदर प्राइमरी सरप्लस भी है। यानी कि कर्ज़ों को हटा दें अगर आप, कर्ज़ों की पेमेंट को, गवर्नमेंट के अपने खर्चे और टैक्सेस ये पॉजिटिव हो गए हैं 24 साल बाद। तो ये बड़ी डेवलपमेंट है। इन्फ्लेशन का नंबर 80 मंथ्स लो पे है, ये बड़ी डेवलपमेंट है। इंटरेस्ट रेट्स आधे हो गई, बड़ी डेवलपमेंट है। चलें ये तो हमारे लोकल नंबर्स हो गए। बाहर की जो रेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने कहा कि जी आपका जो आपकी जो रेटिंग्स हैं, आप जो डॉलर के कर्जे वापस देने की इस्तेताअत है वो बेहतर हो गई है, जिसकी वजह से रेटिंग्स इंप्रूव हो गई कि इनकी क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव हो गई, अब इस कंट्री में इन्वेस्ट किया जाए या ये कंट्री के साथ ट्रेड जो है वो बेहतर हो सकता है। ये रेटिंग एजेंसीज बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। उनमें से एक रेटिंग एजेंसी ने ये भी कहा कि स्टेबल आउटलुक से पॉजिटिव आउटलुक हो गया, यानी कि आगे और बेहतरी एक्सपेक्टेड है। ये बाहर की एजेंसीज कह रही हैं, बाहर की रेटिंग एजेंसीज कह रही हैं। फिर आईएमएफ का भी आ गया प्लान, उसके साथ जो है फिर आगे बढ़े। तो ये सारी जो डेवलपमेंट हुई, मैक्रो इकॉनमी स्टेबिलिटी में कन्वर्ट हुई, डिफ़ॉल्ट से स्टेबिलिटी, और हार्ड अर्नड स्टेबिलिटी कहता हूँ मैं इसको। बहुत मुश्किल से मिली है स्टेबिलिटी, इसकी वजह ये बहुत कुर्बानियाँ दी। आप देखें ना इन्फ्लेशन कितनी बेयर की हमने, तो ये, और फिर रुपया आप देखें कितना स्टेबलाइज हो गया। 15 महीने के अगर आप नंबर्स देखें पाकिस्तानी रुपये और डॉलर के, वो दुनिया की बेहतरीन करेंसीज में आ गई, और फिर आपकी स्टॉक मार्केट एज अ रिजल्ट दुनिया की बेहतरीन मार्केट भी बनी जी, सेकंड बेस्ट मार्केट इनफैक्ट। अच्छा, पाकिस्तान में ना काफ़ी हम बूम एंड बस्ट साइकिल को काफ़ी हम देखते हैं। जिस तरह अभी भी हम देखें कि जब भी थोड़ी सी आप एक्सपेंशन ग्रोथ की तरफ जाते हैं, 4% से ऊपर जाते हैं तो आपके हीटअप होना स्टार्ट हो जाते हैं, इन्फ्लेशन आती है, फिर इंटरेस्ट रेट टाइट करने पड़ते हैं जो इस फेज़ से हम गुजरे हुए हैं, फिर इकॉनमी स्लो डाउन होते हैं जो कि हम देखिए कि हुए हैं, फिर करंट अकाउंट सरप्लस होता है जो अभी हो रहा है, हमें नज़र आ रहा है, फिर आप इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करते हैं तो नॉन ऑयल इंपोर्ट्स आपकी ग्रो होती है, क्योंकि 33-34-5% तो वही है। अब ये जो बूम एंड बस्ट है, मैं अभी प्राइम मिनिस्टर साहब की तकरीर भी सुन रहा था कि पहली दफ़ा थी कि जब इंटरेस्ट रेट नीचे भी जा रहे थे, ही वो स्टिल कॉशियस कि हमने ग्रोथ इस तरीके से नहीं करनी कि हीटअप ना हो जाए। अभी क्या स्ट्रेटजी है ना आपकी गोइंग फॉरवर्ड कि जब आपके चीज़ें कंट्रोल में आ गई हैं, सब कुछ हो गया और अब आप शायद ग्रोथ की तरफ भी जा रहे होंगे, तो व्हाट इज़ दी वे फॉरवर्ड के कैसे आप देख रहे हैं कि ग्रोथ कैसे करनी है आपको? देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये हमारा ना जो हार्डकोर इशू रहा है वो यही रहा है, और वो हार्डकोर इशू के दो बड़े जो है ना वो ये कह लें कि एरियाज़ थे जिनसे आप ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि जी कितना बड़ा ये इशू है। एक आप ट्विन डेफिसिट्स कहते हैं ना इसको, एक आपका फिस्कल डेफिसिट, एक आपका एक्सटर्नल डेफिसिट। एक तो ये होता है कि जी आप अपने टैक्सेस और खर्चे कहाँ लगा रहे हैं, गवर्नमेंट अपने आप को कैसे बेहतर कर रही है, नहीं कर रही, या खर्चों में ज़ाया कर रही है, या टैक्सेस सही जगह से नहीं ले रही, तो आपका वो डेफिसिट बढ़ता जाता है। उसकी एक रिफ्लेक्शन होती है जो आपका एक्सटर्नल होता है, यानी कि बाहर दुनिया के साथ आप जो ट्रेड कर रहे हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रेमिटेंसेज, ये सब, वो उसे कहते हैं करंट अकाउंट, डेफिसिट हो या सरप्लस हो।
तो ये दो बड़े जो है ना, ये डेफिसिट जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं ना, तो ये रिफ्लेक्शन होती है कि इकॉनमी आपकी बहुत वीक हो गई। और ये हुआ है, आपने बिल्कुल सही कहा। और वो क्यों होता रहा है? हमने ज़्यादातर यही किया है कि हमने एक साहब ये किया है कि हमने जो डॉलर बाहर से बोरो किया, उस डॉलर को हमने कंज्यूम कर दिया, उस डॉलर को हमने इन्वेस्ट नहीं किया। ये बड़ा फ़र्क है कि अच्छा, मैं हमेशा देखें इसका प्रोपोनेंट रहा हूँ, इसका हामी रहा हूँ कि कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी जो होती है ना, वो बड़ी ज़बरदस्त होती है। अब बताएं, अमेरिका जो है ना कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है, क्योंकि उसमें ना प्रोड्यूसर को इंसेंटिव मिलता है कि मैं प्रोड्यूस करूँ, क्योंकि ये खर्च करेंगे। और बाय नेचर हम यंग इकोनॉमी है, तो ऐसा कैसे हो सकता है हम कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी ना हो? इट्स अ ब्लेसिंग। आप जापान की तरफ देख लें, वो तो सेविंग्स ड्रिवन इकोनॉमी है, बहुत स्टेबल इकोनॉमी है, बट ग्रोथ नहीं है ना। तो हमारी जैसी इकोनॉमी में ये ब्लेसिंग है कि हम खर्च करते हैं। ये नेचुरल इंसेंटिव है प्रोड्यूसर के लिए कि यहाँ आके इन्वेस्ट किया जाए, या यहाँ के लोग इन्वेस्ट करें या बाहर से आके इन्वेस्ट करें, ताकि इस कंजम्पशन को सेटिस्फाई कर सकें। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये कि हम जब खुद कर्जे लेते हैं, उनको हमने प्रोडक्टिवली यूज़ नहीं किया। हम कहते हैं जी कर्जे हमने लिए और हमने उड़ा दिए। बिल्कुल ऐसे ही है कि हमने कर्जे लिए बाहर से, पिछले 20-30 सालों की बात मैं कर रहा हूँ। कर्जे लिए हमने और हमने ट्रेड इकोनॉमी बनाया ज़्यादा, हमने प्रोडक्टिविटी क्रिएट नहीं की, अपनी कैपेसिटी क्रिएट नहीं की कि हम खुद इतने कंपेटिटिव हो जाते। अब हर प्रोडक्ट हम खुद इतना, हर प्रोडक्ट तो नहीं, जो हमारे कंपेटिटिव एडवांटेजेस होते हैं ना, हर किसी का आपका अपना एक एडवांटेज होगा, मेरा अपना होगा, हम दोनों मिल के, आप मुझसे एडवांटेज उठाएं, मैं आपसे उठाता हूँ, तो हमारी एक सिनर्जी बनती है। दुनिया में ट्रेड होता है इस तरह। तो हम क्या करते कि जी हम वो लेते, उससे अपनी कैपेसिटी क्रिएट करते। हमने ना रेंट सीकिंग पॉलिसीज़ भी बहुत अनफॉर्चुनेटली फॉलो की हैं कि जी रियल एस्टेट में पैसा डाल दें, शॉर्ट जो है ना आपको रिटर्न ओवरनाइट मिल रहा है, ग्रे पैसा वहाँ जाता जा रहा है, ऑटोज़ में डाल दें या कहीं और डाल दें, बॉन्ड्स में डाल दें, जो मैं प्राइस बॉन्ड्स की बात कर रहा हूँ, पहले सोने में डाल दें, आप इन सब में डाल दें, आपको ओवरनाइट पैसे मिलते नहीं, खासकर रियल एस्टेट में। उसकी जगह पे हमने इंडस्ट्री लगाने की पॉलिसी इतनी अच्छी नहीं की। आज भी टू डेट हम इस पे देख रहे हैं कि जी काम कर रहे हैं कि जी प्रोडक्ट जो फिनिश प्रोडक्ट है उस पर ड्यूटी कम है, और उसको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है उस पर ड्यूटी ज़्यादा है। तो ये इंसेंटिव तो नहीं मिलेगा किसी को कि भाई मैं एक पेंसिल अगर मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, पेंसिल सस्ती है और पेंसिल बनाने का जो रॉ मटेरियल है उस पर मैंने ड्यूटी लगाई हुई है, तो आपको तो इंसेंटिव ही नहीं मिलेगा कि मैं यहाँ बनाऊँ। तो देखें, ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स थे जिनको अब ठीक करने की बात हो रही है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो आपने इंपोर्ट किया या जो लोन लिया, उसको कैपेसिटी में इन्वेस्ट नहीं किया, उससे इंपोर्ट कर लिया, तो कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी, जिसकी वजह से 4% पे हम गए, तो वो हमारा जो है ना, हमेशा आप देखें ना 2018 में $19 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट था, एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी भी बहुत ज़्यादा था, और वही 2022 में भी 17.5 पे पहुंच गया। आज करंट अकाउंट सरप्लस है आपके पास, लेकिन ऑफ कोर्स उसकी एक कॉस्ट ये है कि ग्रोथ कम है रिलेटिवली। तो यहाँ से डीलिंग करना है हमने इकोनॉमी को। कहाँ से डीलिंग करना है? देखिए, टैक्सेस भी लिंक्ड हैं इसके साथ। कस्टम्स से हमारे टैक्सेस जो आते हैं, या इंपोर्ट से स्टेट से टैक्सेस जो आते हैं, टोटल टैक्सेस का 50% है वो। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम बूम बस्ट में जाते हैं, हमारा इंपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर हम ग्रोथ की तरफ जाएँ तो वहाँ से टैक्सेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि इंपोर्ट अगर ज़्यादा होती है तो उसका बाय प्रोडक्ट ये होता है कि टैक्स भी उसके ऊपर ज़्यादा है, तो टैक्स बढ़ जाता है। तो हमारा 50% टैक्स तो वहाँ से ड्राइव हो रहा है। तो इसको हमने डीलिंग करना है, ताकि हमारा ये जो कस्टम वाला जो टैक्स है या इंपोर्ट वाला है, ये आ जाए इनलैंड पे, यहाँ पे आ जाए, अंदर कंट्री के अंदर जो एक्टिविटी होती है उससे टैक्स आए। और टैक्स में हमेशा कहता हूँ बाय प्रोडक्ट है। तो हम 3 चीज़ों पे काम कर रहे हैं। नंबर 1, इंटरेस्ट रेट, जो कि एक बिज़नेस को बड़ा हर्ट करते हैं। कैपिटल, आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होना चाहिए, ताकि लोगों को कर्जे मिलें या लोगों को पैसा सस्ता मिले और लोग इन्वेस्ट करें रादर देन कंज्यूम करें। इंसेंटिव टू प्रोड्यूस इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन इंसेंटिव टू कंज्यूम। तो इकोनॉमी में इंसेंटिव टू इन्वेस्ट या प्रोड्यूस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी तरफ पॉलिसीज़ का डाइवर्जन अब हो रहा है। सेकेंडली, जो बड़ी कॉस्ट होती है वो एनर्जी की होती है। एनर्जी पे आपने देखा है बहुत बड़ी चीज़ें अभी होना शुरू हुई हैं कि आईपीपीएस के साथ जो है ना वो इंटरेक्शन शुरू हुए हैं। 5 आईपीपीएस के साथ पहले बात हुई है, अब 17 आईपीपीएस या 14 या 17 आईपीपीएस के साथ जो है वो बात हुई दोबारा। उसकी एक सेविंग्स का नंबर है। उसके अलावा जो है आप ये देखें, थर्ड सबसे बड़ी कॉस्ट, पहले मैंने बताया कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो एक बिज़नेस को हर्ट करता है कि सस्ता कैपिटल मिले। फिर एनर्जी सस्ती मिले ताकि वो अपना प्लांट लगाए या कुछ लगा सके, तो उसको एनर्जी तो की है ना, आपको पता है। एनर्जी हाउस होल्ड्स के लिए भी सस्ती हो, लेकिन बिजनेसेस के लिए ज़्यादा सस्ती हो, क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा तो हाउस होल्ड की इनकम वहीं से जनरेट होगी ना। तीसरी चीज़ सबसे बड़ी टैक्सेस हैं। टैक्सेस में डाइवर्सिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं। हम ब्रॉडन, वाइडन एंड डीपन, ये तीनों चीज़ें कर रहे हैं, जिसके अंदर जो अब डेटा ड्रिवन अप्रोच बहुत ज़्यादा है। ऑल्दो डेटा तो बहुत अच्छे से था हमारे पास, उसको यूज़ नहीं कर रहे थे हम, तो डेटा ड्रिवन अप्रोच पे हम काम कर रहे हैं।
कि जी किस तरह से हम उन एरियाज़ को टारगेट करें या उन इंडिविजुअल्स को या उन कॉर्पोरेट्स को जो कि टैक्स नेट में नहीं है और टैक्स नेट में आ जाएं, और जो टैक्स नेट में है ऑलरेडी टैक्स पेयर है उन पर बर्डन कम करें। तो देखें, टैक्स को कम करना है हमने फॉर्मल इकोनॉमी में, और वैसे भी टैक्स बर्डन कम करना है, क्योंकि टैक्सेस बढ़ा के आप इकोनॉमी ग्रो कर ही नहीं सकते। ये माइंडसेट चेंज करना है कि भाई आप ग्रोथ के साथ टैक्सेस ले सकते हैं, टैक्सेस के साथ ग्रोथ नहीं आ सकती। तो ये 3 एरियाज पे हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। फिर गवर्नमेंट के अपने फिस्कल साइड की पॉलिसीज़ जो हैं, यानी कि खर्चों को हम रिव्यू कर रहे हैं, और फिर टैक्स कहाँ कहाँ हमने किस किस को टैक्स नेट में लाना है, बहुत एमिकेबली इंसेंटिवाइज करके, ताकि हम एक अच्छी और इक्विटेबल इकोनॉमी क्रिएट कर सकें। अभी एक रीसेंट न्यूज़ थी कि जिसमें आपने नॉन फाइलर की कुछ चीज़ें बाय परचेज़ के ऊपर आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे, उसमें एक स्टॉक मार्केट भी थी शायद कि आप नहीं कर सकते। सो इज़ दिस स्टिल ऑन टेबल? अभी मैं देख रहा था कुछ ब्रोकर जाके मिले भी थे फाइनेंस मिनिस्टर साहब को, तो इज़ दिस स्टिल ऑन टेबल? उसमें आइडिया क्या है? उसमें आइडिया ये है कि नॉन फाइलर कैटेगरी होनी ही नहीं चाहिए। देखें, मैं इसको कहता हूँ ऑन गोइंग एमनेस्टी, या वो प्रोग्राम में मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले, कि ऑन गोइंग एमनेस्टी हमने दी हुई थी पिछले कई सालों से, कि जी आप मैं नॉन फाइलर हूँ, आप फाइलर हैं, आप 5% टैक्स देते हैं क्योंकि आप फाइलर हैं, मुझसे आप 10% ले लें और मैं बस ऐसे ही ठीक हूँ। तो मुझे तो आपने 10% दे के एमनेस्टी कर दी ना, कि जी आप ठीक हैं, आप 10% दे दें बस, और आप ऐसे ही रहें। ऐसे रहना ही मुमकिन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि टैक्स आप नहीं दे रहे, अगर एलिजिबल हैं और टैक्स नहीं दे रहे। लेकिन देयर आर 2 थिंग्स, वन इज़ फाइलिंग, सेकेंड इज़ एलिजिबिलिटी। फाइलिंग तो सबको करनी है, फाइलिंग चाहे एलिजिबल हो या ना हो, आपको होना चाहिए कि जी मैं ब्लैंक फाइल कर रहा हूँ। उसके लिए हम 1 पेज जो है ना डिज़ाइन कर रहे हैं, बना रहे हैं। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी हम कर रहे हैं, और उसको हम इंशाल्लाह जून से पहले हमारा प्लान है कि उसको जो 1 पेज आसान टैक्स फाइलिंग एक आम आदमी के लिए इतनी आसान हो जाए कि उसको एडवाइज़र को और टैक्स एडवाइज़र को या लॉयर को उसको ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि अगर आप एक आम आदमी की तरह टैक्स जो है ना फाइल करने जा रहे हैं और आपको एडवाइज़र और टैक्स लॉयर की ज़रूरत है, तो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। एक आम आदमी को खुद फाइल करना चाहिए टैक्स, इतना आसान हम करने की बात कर रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव है हमारा, और हम जून से पहले इंशाल्लाह इसकी एक है हमारी कि हम इंशाल्लाह उसमें कामयाब होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो आप बात कर रहे हैं ना, उसमें अंडरलाइंग थीम ये है कि एलिजिबल अगर आप हैं, फाइल तो आप करेंगे। एलिजिबल अगर आप हैं टैक्स देने के और आप नहीं दे रहे, तो आप क्रिमिनल हैं, आप क्राइम कर रहे हैं ना। क्योंकि और फिर आपको सोसाइटी की जो फैसिलिटीज़ हैं वो आपको नहीं अवेल होनी चाहिए। भाई फ़र्क तो होना चाहिए ना कि मैं अगर नॉन फाइलर हूँ, आप फाइलर, मैं अगर टैक्स एलिजिबल हूँ और टैक्स नहीं दे रहा, और आप टैक्स दे रहे हैं, तो सहूलियात दोनों के लिए सेम नहीं होनी चाहिए। ये चाइना में होता है, ये यूएस में, ये आप दुनिया की उठाएं ना बड़ी इकॉनमीज़, वहाँ पे कोई नॉन फाइलर कुछ चीज़ नहीं होती है। वहाँ पे इनएलिजिबल कोई नहीं होता, मतलब एलिजिबल हो के टैक्स से बाहर कोई नहीं होता इस तरह से। तो हमने ये इसमें कॉन्सेप्ट है, इसमें बेसिक फ़िलासफ़ी ये है कि अगर आप एलिजिबल हैं, आपको पता है एफबीआर ने जो नंबर निकाला है, बहुत इसमें ना टारगेटेड अप्रोच हुई है। 1,90,000 तकरीबन, रफली 1,90,000 का नंबर है। सिर्फ 1,90,000 लाइक साहब वो लोग हैं जो कि 1.6 ट्रिलियन 1600 अरब रुपए की टैक्स चोरी कर रहे हैं, मतलब टैक्स नहीं देते। कैन यू इमेजिन? पूरी आवाम टैक्स दे रही है, इनडायरेक्ट टैक्स दे रही है, और सबसे बड़ा जो चंक है 1,90,000 लोग, 1.6 ट्रिलियन टैक्स वहाँ से नहीं आ रहा। आप सोचें हमारा टैक्स टोटल कितना है इस साल का टारगेट, पता है आपको? तकरीबन 13 ट्रिलियन। सही है? उसमें से आप सोचें 1.6 ट्रिलियन अकेला, सिर्फ 2 लाख लोग भी नहीं है वो, और आबादी कितनी है आपकी? 25 करोड़। तो देखें ये फैक्ट्स है ना, इस पे हमने अब टारगेटेड अप्रोच के साथ काम करना है। हमारा तो यही, मेरी कोशिश तो यही है कि हम इस तरह टारगेट अप्रोच का काम करें। एंड व्हाट इज़ द वे टू गेट देम इन टैक्स? एक तो ये रिस्ट्रिक्शन की वजह से आप ले करेंगे, यार कोई आप फॉर्मली कोई कार्रवाई वगैरह भी? नहीं, ऑब्वियसली, मतलब वो उनको लाना है ना टैक्स नेट पे, उनसे पूछना है ना कि भाई आप क्यों हैं बाहर, आपकी इतने एसेट वर्सेस मींस की बात हो रही है, इनकम वर्सेस एसेट्स। मैंने अभी सरमाया कम्युनिटी पे हम बैठे होते हैं ना, तो वहाँ पे 2-3 लोगों ने अपना लिखा ना कि यार मैं नॉन फाइलर हूँ तो मैं बाय कर रहा हूँ। तो मैंने कहा फाइलर बन जाओ, कहता नहीं यार फाइलर बन गया तो एफपीआर आ जाएगी। ये बात सही है। एक ट्रस्ट का जो डेफिसिट है ना सिस्टम के ऊपर, पीपल, अभी एक मैंने देखा था कि किसी क्रिप्टो वाले बंदे का भी कुछ वो छापा हुआ, पता चला पुलिस ने कुछ किया और उसको वहाँ से पता चला। सो जब इस तरह की चीज़ वायरल हो जाए ना, हो जाए, तो लोग और डर जाते हैं कि यार हमारा कुछ पता चल गया। मैंने कहा यार इतना भी वेले लोग नहीं है कि आपके छोटे से उसके लिए करेंगे। यहाँ पे तो मैं आपको ये बताऊँ कि लोग सैलिड हैं,
टैक्स उनका सोर्स से डिडक्ट हो रहा है, इवन स्टिल वो जो है ना फाइलर नहीं है, कि ये बेसिक एजुकेशन ही नहीं है कि आप लोग इतना टैक्सेस ज़्यादा पे कर रहे हो, मे बी जो सर्विसेज यूज़ कर रहे हो नॉन फाइलर की वजह से आपको पेनल्टी भी पड़ी है एंड यू आर स्टिल के यार टैक्स कट रहा है। तो मैं आपको ना इसमें बड़े अच्छा आपने ये क्वेश्चन, मैं आपको 3 एरियाज बताता हूँ जो कि काम हो रहा है और जो हमें करना है। नंबर 1, ये जो एक चंक है और इतना बड़ा टैक्स, देखें आप 80-20 वाला रूल खेलते हैं ना, कि जहाँ 80% है वहाँ जाए ना, 20% से 80% निकालें ना आप, और वो तरीके से करें। देखें मैं तो ये कहता हूँ कि आप टैक्स, अगर ट्रस्ट डेफिसिट होगा तो टैक्स आप ले ही नहीं सकते, और आप जो मर्जी कर लें। देखें हम ना लैफर्स कर्व एक होता है, लैफर्स कर्व एक कॉन्सेप्ट ये है कि आप 0% टैक्स कर देंगे तो कोई टैक्स नहीं आएगा, आप 100% टैक्स कर देंगे तो फिर भी टैक्स नहीं आएगा। यू हैव टू फाइंड अ बैलेंस इन बिटवीन। वो 30% है, वो 15% है, वो 45% है। डिफरेंट इकोनॉमीज़ और डायनामिक्स और परचेजिंग पावर के हिसाब से डिफरेंट जो है ना वो नंबर्स हो सकते हैं। हम उस पर काम कर रहे हैं कि वो कौन सा ऐसा नंबर है आगे जाते हुए जो हम अचीव करें जिस पे वो ऑप्टिमल ना उसके करीब हो, कि इकोनॉमी की ग्रोथ भी हो, इंक्लूसिव ग्रोथ हो, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हो, प्राइवेट सेक्टर लेड ग्रोथ हो, पब्लिक फाइनेंसेस स्टेबलाइज हो, टैक्स आपका सही जगह से आ रहा हो, खर्चे आपके बिल्कुल कंटेन्ड हो, और बिल्कुल हर एक टैक्स पेयर की पैनी का जो है ना वो रिटर्न मिले। भाई टैक्स पेयर का पैसा है ना हर चीज़, तो उसको आप जो है ना प्रायोरिटी दें। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि टैक्स के ऊपर ये चीज़ कि जी सही टैक्स सही जगह से लेना। हम 4 एरियाज आइडेंटिफाई किए हमने, जिनके साथ हम जिसको हम अब मैनेज कर रहे हैं और आगे जाके उस पर हमने करना है काम, क्योंकि वो तो IMF का भी जो है ना रिक्वायरमेंट्स हैं। एक तो एग्रीकल्चर टैक्स की हम बात कर रहे हैं, जो टैक्सेस तो हैं, कंप्लायंस एंड इन्फोर्समेंट का इशू है, और वो सूबों के हाथ में भी ज़्यादा है, आपको पता है। ये जो एग्रीकल्चर का है ये सूबों के पास ज़्यादा हिस्सा है। तो सूबों के साथ एक पैक्ट साइन होने की बात हो रही है, नेशनल फाइनेंस पैक्ट कह लें या उसको कोई भी आप इस तरह से नाम दे दें। उसमें क्या हो रहा है कि उसमें सूबे ये एग्री करेंगे कि जी वो एग्रीकल्चर टैक्स को लागू करेंगे, लेंगे, क्योंकि उनका जो रोल है वो प्ले करें ना। डिवोल्यूशन के बाद बहुत सारा हिस्सा उनके पास गया है। तो डेमोक्रेसी के 3 लेयर्स हैं ना, एक आप फेडरल है, एक सूबों का है, फिर एक लोकल लेवल है। तो अगर आपने टैक्स वहाँ दे दिया, सर्विसेज टैक्स दे दिया है, एग्रीकल्चर दे दिया है, कुछ हिस्सा रियल एस्टेट का दे दिया है, प्रॉपर्टी का, लैंड का, तो वो उनका काम है कलेक्ट करना, सेल्फ सफिशिएंट होना। तो देखिए हर किसी को रोल प्ले करना है। मैं इस वक्त बैठा हूँ फेडरल में, सूबों का अपना एक रोल है, लोकल उनका फिर एक और लेयर, उनको प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन भी बनाएं और वो जो डिवॉल्व करें मज़ीद नीचे लोकल लेवल पे, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ एग्रीकल्चर, होलसेल, रिटेल एंड ट्रेड, इनके साथ हमारी बड़ी अच्छी मीटिंग्स हुई हैं। उसको अब एमिकेबली हम रिजॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि पहले हुआ ये था कि इश्यूज़ बहुत हुए थे और हड़तालें ये सब। अब हम चाह रहे हैं कि उनकी तरफ से भी अच्छे रिस्पॉन्सेस आएँ कि जी इसको आगे लेके चलते हैं। और 35 लाख से ज़्यादा जो है रिटेलर्स हैं, आपको पता है पाकिस्तान में बड़े। जुल्म नहीं है कि अगर आप टैक्स कलेक्शन का परसेंटेज भी देखें कि सैलरीड बेचारा कितना, मैं आ रहा हूँ उस पर, आ रहा हूँ मैं बिल्कुल, और वो इतना बड़ा बर्डन है एक आम बंदे के ऊपर। और जब मैं देखता हूँ कि आप एक जो दुकान वाला है उस पर 3000 भी कहते हैं और उस पर वो कहता है जी मैं हड़ताल कर दूंगा। सो वाई इज़ के एक शायद हमारे तो सोर्स ही कट जाता है सैलरीड के लास्ट में। एब्सोल्युटली, अगर हमें भी आप दें तो हम भी शायद हड़ताल करके आपसे देखिए मैं तो और ऐड करूँगा, मैं इसमें तो 2 राय ही नहीं है। ये जो है ना ये नहीं है कि जी ये हो सकता है, ये करना है या नहीं करना। देखिए यही करना है। मैं पहले आपसे ये आपको बताया कि एरियाज़ कौन से, एग्रीकल्चर, रिटेल, होलसेल एंड ट्रेड, और फिर रियल एस्टेट। इसमें कंप्लायंस एंड इन्फोर्समेंट की बात हो रही है। टैक्सेस हैं, लगे हुए हैं, टैक्सेस नहीं हैं तो वहाँ लगा के, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा टैक्सेस को कम भी करना है। अगर कंस्ट्रक्शन में एक्टिविटी नहीं हो रही, रियल एस्टेट में एक्टिविटी नहीं हो रही, तो वहाँ टैक्सेस का इंसिडेंट बहुत ज़्यादा है, तो उसको कम भी करना है। लेकिन कम करने के साथ इन्फोर्समेंट और कंप्लायंस बढ़ानी है। ये हमने पता नंबर्स भी एनालाइज किए हैं कि जहाँ पे टैक्सेस बहुत ज़्यादा किए हैं वहाँ नंबर्स गिर गए। लेफर्स कर्व की मैं बात कर रहा हूँ, टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे तो वहाँ गिर जाएगी, क्योंकि इंसेंटिव भी नहीं होगा उनके पास। रगड़ दिया सर आपने टैक्स बढ़ाकर, वहाँ से तो नहीं, मैं आ रहा हूँ उस पर, मैं आ रहा हूँ। देखें रिटेल, होलसेल एंड ट्रेड, एग्रीकल्चर, रियल एस्टेट, ये क्यों मैं कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कॉर्पोरेट सेक्टर पे भी टैक्स का इंसिडेंट ज़्यादा है और सैलरीड क्लास पे भी ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा सैलरीड क्लास बेचारा जो है वो पिस रहा है। उसकी वजह क्या है? इन्फ्लेशन भी उसको मिली, उसको जो है वो सिक्योरिटी भी खुद देनी है, उसको जो है अपने बच्चे की तालीम भी खुद करनी है। हालांकि स्टेट का ये रोल है एक सर्टन लेवल पे, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। हेल्थ भी उसने खुद करनी है, ठीक है। उसके अलावा जो है उसने अपनी जान भी बचानी है, और उसने पेट्रोल के ऊपर 60 रुपया लेवी भी देना बिल्कुल लेनी है। मैं वो सब पे है ना, इन्फ्लेशन में आ गया ना वो। तो कहने का मतलब ये है कि वो इसके अलावा मतलब एक तो सैलरी पे टैक्स है,
अच्छा, इसमें ना लास्ट टाइम ये हुआ कि जो मिडिल टू अपर क्लास ज़्यादा है ना, उसको ज़्यादा टैक्स हुआ है, या जो बिल्कुल एंड कर्व के एंड पे है ना, जो उस पर 35-40%, आप जैसे जो माशाल्लाह से हैं तो वो 35-40% पे उनका इम्पैक्ट है। मेरे से ऊपर भी माशाल्लाह बहुत है। तो कहने का मतलब जो हाईएस्ट आपका स्लैब है वो 35 और प्लस वो सुपर टैक्स का थोड़ा सा इम्पैक्ट है। कहने का मतलब ये है कि मैं तो इस हक में भी नहीं हूँ कि हम जो है ना, एक तो हमने बात की कि जी टैक्स बर्डन कम करना है, और मैं ये कहता हूँ कि ये जो हाईएस्ट क्लास है, जो जिसका स्लैब सबसे ज़्यादा है, उस पर भी कम होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि उस क्लास में वो लोग आते हैं ज़्यादातर जिनका एक्सपीरियंस हो चुका है, जो एक सर्टन जो है वो एक जर्नी तय कर चुके हैं। अब वो आपके लिए असासा हैं, और पूरे रीजन में टैक्स नहीं है। मतलब इंडिया में अगर स्लैब्स हैं तो 25 से 30% तक है। चाइना में भी जो है वो इतने ज़्यादा स्लैब्स नहीं है। मिडल ईस्ट में तो बिल्कुल नहीं है। तो इंसेंटिव आपका ये आपको मिल रहा है कि जब वहाँ चले जाएं, तो इसलिए वो ड्रेन वेन की भी बात होती है। तो हम ये कहते हैं कि जी सबसे जब अगर रूम निकलेगा ना, तो सबसे पहला जो हम कोशिश करेंगे वो सैलरी क्लास के जो है ना टैक्सेस कम करेंगे, क्योंकि इसका मैं भी इसका जो है ना वो, आप तो ऊपर क्लास में मैं कह रहा हूँ क्लास हो या ना हो, मैं वही तो कह रहा हूँ कि मैं भी इसका अफेक्टीज में से हूँ ना। हाँ, तो मैं कहता हूँ फाइनेंस मिनिस्टर साहब खुद भी उसके अफेक्टीज में से ही हैं, उनको शायद आइडिया भी ज़्यादा होगा कितना ज़्यादा है। देखिए प्रॉब्लम इन द कॉर्पोरेट सेक्टर इज कि वो बेचारे क्या करते हैं कि इन्फ्लेशन ज़्यादा है, इन्फ्लेशन की वजह से बोनसेस में सैलरी वो जब बढ़ाते हैं उन बेचारों का टैक्स कटता है, तो वो एम्प्लॉयज़ को भी समझ नहीं आती है कि कॉर्पोरेट हमसे टैक्स क्यों काट रहा है। वो कॉर्पोरेट बेचारे की क्या वो मजबूरी है? नहीं, इस चक्कर में और भी प्रॉब्लम्स होती है ना, फिर आपकी जो है ना वो ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती। बहुत सारे आपको पता है ऑल्टरनेट्स निकल आते हैं कि जी आप यहाँ से घुमा लें, यूँ कर लें तो टैक्स कम कर लें, तो कॉर्पोरेट इवेंचुअली उतना ही कर रहे हैं जितना फायदा नहीं। देखिए लेफर्स कर्व मैं कह रहा हूँ ना बार बार, वो इंपॉर्टेंट है कि आप टैक्स जितना बढ़ाते रहेंगे उतना आपको कलेक्शन कम हो जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है। और अभी रिटेल वाली साइड पे क्या अपडेट है आपकी कि यू आर एक्सपेक्टिंग कि वो लोग टैक्स देना स्टार्ट करेंगे? देखिए हमारी जो इंटरेक्शंस हुई हैं उसमें लास्ट कुछ इंटरेक्शंस बहुत पॉजिटिव थी। जी। उन्होंने कहा कि जी वो ताजे दोस्त का भी एक स्कीम चल रही है, वो भी सब है। और आपको पता है 33.5 मिलियन तकरीबन 35 लाख के करीब जो हैं वो रिटेलर्स हैं। ये मैं छोटे ढाबों की बात नहीं कर रहा, मल्टीप्लाई बाय 3000 भी कर दूं तो माशाल्लाह। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि वो पोटेंशियल तो बहुत है ना जी। मैं इस तरह लगाऊं हिसाब तो 350-400 अरब एग्रीकल्चर से आप ले लें, 300-400-500 300-350 अरब। मैंने अपना एक जब प्राइवेट सेक्टर में तो मैं एस्टिमेट्स कुछ किए थे, तो करते कराते तो आपका सेल्स टैक्स की चोरी भी बहुत है ना जी। सेल्स टैक्स की चोरी भी बहुत है। देखिए बात ये कि इंसेंटिवाइज करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टैक्स रेट को कम करना इंपॉर्टेंट है नेचुरली, और टैक्स की कंप्लायंस एंड इन्फोर्समेंट इंपॉर्टेंट है, और सही जगह टैक्स लगाना, ब्रॉडन डीपन एंड वाइडन, ये सब है ना। तो ये और डेटा ड्रिवन सारी अप्रोच हो, इस पे अब काम शुरू हुआ है। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो आपका पॉइंट था ना ट्रस्ट डेफिसिट, ये बहुत बड़ी चीज़ है। जितना ट्रस्ट डेफिसिट आप क्लोज करेंगे, कम करेंगे, जितना आपका एतमाद बढ़ेगा ना कि जी टैक्स कलेक्टिंग अथॉरिटी। अच्छा, एक और चीज़ भी हम करें, जो ये बहुत अरसे से ये भी चल रही थी बात, जो पॉलिसी है ना उसको कलेक्शन से अलग करना। भाई ऐसा नहीं हो सकता मैं ही टैक्स पॉलिसी बना रहा हूँ कि टैक्स मुझे कितना लेना है और मैं ही कलेक्ट भी कर रहा हूँ। तो ये कॉन्फ्लिक्ट था, इसको हमने अलग कर दिया। ये हम करने जा रहे हैं दोबारा, अभी आपको कुछ अनाउंसमेंट्स भी नजर आएंगी। ठीक है, फिर हम ये भी कोशिश करेंगे कलेक्शन की पॉलिसीज बिल्कुल अलग करेंगे, बिल्कुल अलग। तो मे भी उसका चेयरमैन अलग हो, मे भी इनका चेयरमैन, ये हो सकता है। ये आहिस्ता आहिस्ता आपको इसकी डिटेल्स आपको आएंगी, लेकिन हमने जो प्राइमरी फंडामेंटल डिसीजन है वो है यही है कि पॉलिसी अलग कर रहे हैं और कलेक्शन अलग। पॉलिसी अलग करके अगर उसके ऊपर आप एक ओवर एक बोर्ड आपके हो जिसके अंदर इकोनॉमिस्ट हैं, जिसके अंदर बहुत टैक्स के बड़े डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट हैं। देखिए टैक्स को मैं किस तरह देखता हूँ, टैक्स जो है ना सिर्फ कलेक्शन के लिए, रिसोर्स बिल्ड करने के लिए नहीं होता, डायरेक्शनल भी होता है कि जी मुझे अगर टेक्नोलॉजी की तरफ जाना है या मुझे अगर एडवांसमेंट्स की तरफ जाना है तो मैं वहाँ अपना टिल्ट कम करता हूँ, टैक्स इंसेंटिवाइज करता हूँ। जो सनसेट जो है ना सनसेट इंडस्ट्रीज़ होती हैं उस तरफ मैं टैक्सेस को बढ़ाता हूँ कि यार मुझे लेट्स से स्मोकिंग नहीं चाहिए, शुगरी नहीं चाहिए, या मुझे कुछ इस तरह की इंडस्ट्रीज़, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, नहीं चाहिए, तो मैं वहाँ टैक्सेस बढ़ाता रहता हूँ, यहाँ मैं टैक्सेस कम कर देता हूँ। तो ये सनसेट और सनराइज इंडस्ट्रीज़, ये आजकल दुनिया में इस तरह होता है। तो टैक्स डायरेक्शनल भी होता है। टैक्स सिर्फ इसलिए नहीं होता कि जी मैं बस, और सोच हमारी होती है कि जी मैं जल्द बात कर रहा हूँ, जो हमारी एक माइंडसेट चलता है एज अ कंट्री। अच्छा जी ये चीज़ ग्रो हो रही है, यहाँ टैक्स लगा दें। अच्छा जी ये चीज़ इस पर टैक्स लगा दें, इतना टैक्स आ जाएगा, विदाउट थिंकिंग थ्रू इट कि भाई डेवलपमेंट का एंगल तो सोचें कि टैक्स लगाना ही थोड़ी है कि टैक्स लगाएंगे तो आ जाएगा, प्राइस बढ़ा दें तो ये हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, इतना लीनियर नहीं होती, इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ नहीं होती है। इम्पैक्ट्स, ये बिहेवियरल चेंजेस आ जाते हैं।
आज आपके जो है ना टैक्स, एक जॉब के ऊपर आपको जो है वो 70% टैक्स कर रहा हो, दूसरी जॉब पे आपको 30% कर रहा हो, तो आप बोलेंगे यार इतना बड़ा डिफरेंशियल है, मैं यहाँ चला जाता हूँ, चाहे मेरी मर्जी की जॉब ना भी हो, मुझे कुछ बच तो रहा है। बिहेवियर चेंज हो जाता है ना, तो ये हमें थिंक थ्रू करना है। वैसे वो टैक्स की पॉलिसी कैसे करें? बिहेवियर चेंज देखा तो है मैंने वैसे कि सैलरीड पे जब टैक्स बढ़ाया तो बेचारे बाहर चले गए, मतलब उसकी वजह से इनडायरेक्टली आपका बेनिफिट हो गया। ऑब्वियसली इट वाज नॉट इंटेंशनल, लेकिन आपका जो आजकल मेजर पोर्शन है वो आपके रेमिटेंसेस हैं जो कि आपके बाहर से ये ओवरसीज पाकिस्तानी भेज रहे हैं। लेकिन देखें रेमिटेंसेस तो हैं, बट मैं मेरा पर्सनल ये है कि मेरे पास सबसे बड़ी जो ताकत है ना, जो सबसे बड़ी होती है किसी मुल्क में भी, वो होती है ह्यूमन रिसोर्स। कि मैं रेमिटेंसेस हो सकती हैं अच्छी, बिल्कुल सही है, मैं एक बंदा जो बेचारा इतना कमा के बाहर से भेज रहा है वो कितना कंट्रीब्यूट करोगे उस मुल्क के अंदर। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ उसको डॉलर टर्म्स में नहीं मुझे असेस करना चाहिए ना कि जी ये गया है बंदा या बंदी बाहर जाके उसने काम किया तो इतने डॉलर्स आ गए तो ये इसकी वर्थ है। वो यहाँ होता अगर तो इस इकॉनमी के लिए कितनी बड़ी डेवलपमेंट होती। तो मैं तो इस तरह सोचता हूँ, रेमिटेंसेस बहुत मैसिव आ रही हैं हमारे पास, वो अच्छी बात है, बट लॉन्ग टर्म जो मैं सोचूंगा ना, मैं सोचूंगा मेरे अपने लोग मेरे लिए, मेरे मुल्क के लिए काम करें और सॉलिड टॉप के लोग मेरे पास पहले हों। खुर्रम भाई, मेरे सरप्लस हो वो बाहर चले जाए। मेरे अपने पास ना ऑस्ट्रेलिया का पीआर था बिफोर इवन स्टार्टेड माय ओन स्टार्टअप। ठीक है, मैं हर एक को यही कहता हूँ कि यार कि मैं एक इंडिविजुअल, हालांकि कोई इतना कैपिटल भी नहीं था कि हमने स्टार्ट किया। एक्सेस ऑफ क्रेडिट आपको पता है कितना मुश्किल है पाकिस्तान में कुछ करना, बट मैं अपने आप को देखता हूँ ना तो मैं सोचता हूँ कि यार इवन पता नहीं सैकड़ों लोग मेरे थ्रू कहीं ना कहीं अभी हैं 50+ की हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन बन गई है, उनके टैक्स कलेक्शन फ्रॉम द सैलरी ही इतनी है, फिर हमारी कंपनी की तरफ से जो है वो एक बंदे का इम्पैक्ट इतना बड़ा है कि हम उसको कोरिलेट कर ही नहीं सकते। कि मैं अगर आज ऑस्ट्रेलिया बैठा होता तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, वालदा को अपने पैसे भेज रहा होता, कोई प्लॉट लेना होता फिर पैसे भेज देता था। तो मेरी इधर यहाँ पे रहने, और मैं अगेन लोगों को भी ये कहता हूँ जो खासतौर पर एक्सपीरियंस लोग हैं, थोड़ा सा टाइम टफ होता है, लेकिन जब रिवॉर्ड करने पर आपका कंट्री आता है तो वो इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। और फ्रॉम द कंट्री पर्सपेक्टिव एज वेल कि एक मेरे से अच्छे इतने ज़्यादा ज़बरदस्त लोग हैं जो कि मेरे सामने मुल्क से बाहर गए हैं, अगर वो यहाँ पे ही रहते हैं और स्किल उनके पास ऐसी थी जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ही थी, आप यहाँ से बैठ के ज़्यादा पैसे कमा सकते थे। अगेन आपकी बात, आपने इंसेंटिवाइज आईटी सेक्टर को ऐसे किया हुआ है कि बाहर बैठ के आप 40-45% का टैक्स देने के बावजूद फिर आप घर भी $1000-2000 भेजते हैं। यहाँ रहने की वजह से आप 45% का टैक्स भी नहीं देना, आपको तो रेमिटेंस बेस्ड आपकी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड के ऊपर टैक्स ही कोई नहीं है, तो आप कितना ज़्यादा बचा सकते हैं। और अगर आप डॉलर में कमा रहे हो, रुपये में आपका खर्चा है, इससे बेहतर जगह ही नहीं है जहाँ पे आप। बिल्कुल, लेकिन मैं एक और चीज़ ऐड करूँगा और थोड़ा सा मैं आपको ये भी बताता हूँ हम कर क्या रहे हैं जो कि इम्पैक्ट क्रिएट करेगा इकॉनमी पे, स्पेस क्रिएट करेगा इन्वेस्टमेंट के लिए, एक्सपोर्ट लेड इकॉनमी बनाने के लिए, और हमारा वो जो इम्पोर्ट लेड इशू रहा है उसको कैसे हम चेंज कर रहे हैं। देखिए मेन चीज़ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है ना, स्टेबिलिटी हमने अचीव की है, स्टेबिलिटी को हमने ज़ाया नहीं करना। प्लान ये है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करें हम, जो की रिफॉर्म्स है फिस्कल साइड पे, ताकि उनका इम्पैक्ट आ जाए आपके इस एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ में कन्वर्ट हो, ताकि इन्वेस्टर और प्राइवेट सेक्टर ख़ास तौर पे वो देखें कि यार ये जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है ना, टैक्सेस हैं, एनर्जी है, कैपिटल की कॉस्ट है, ये नीचे आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है, सिक्योरिटी साथ साथ बेहतर हो रही है, और पाकिस्तान की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतने यंग लोग हैं, इतने पोटेंशियल आप जैसे लोग हैं, वो क्यों नहीं जो है यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते, वापस आके क्यों नहीं काम कर सकते? हो सकता है ना, हो क्यों नहीं सकता? हम ये क्यों सोचते हैं कि जी बस नहीं हो सकता? ये इन्वायरमेंट क्रिएट करने की बात है ना। देखिए गवर्नमेंट का काम क्या है, पॉलिसी फ्रेमवर्क देना और उसको कंसिस्टेंटली जो है ना लेके चलना, यही है ना। पॉलिसी फ्रेमवर्क, रिपीट कर रहा हूँ, पॉलिसी फ्रेमवर्क और पॉलिसी कंसिस्टेंसी, यही काम है गवर्नमेंट का। एक अच्छा इनेबलिंग इन्वायरमेंट देना और मेक श्योर करना कि किसी के साथ ज़्यादती नहीं होती, सबके राइट्स मिल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली हर चीज़ बेहतर है। ये मैंने आपको पूरा एक बॉटम लाइन बता दी। है ही नहीं ना, यही तो मसला है। मैं कह रहा हूँ यही काम है ना हमारा, काम तो ये करना है, ये करना तो है, ये हमने नहीं किया। डेफिनेटली आप बिल्कुल सही करें, यही करना है हमने, अनफॉर्चुनेटली ये नहीं किया, जिसकी वजह से हमारे पास चैलेंजेस हैं। देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हार्ड एंड मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, इसको कन्वर्ट करना है सस्टेनेबल ग्रोथ में, और वो करना है किस तरह से? प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करके, गवर्नमेंट को अपने आप को निकालना है जो है वो इन सारे रेगुलेटरी चीज़ों से, और जो गवर्नमेंट का फुटप्रिंट है ना, लाइक ये बहुत ज़्यादा है इस वक्त। मैं आपको बताऊं गवर्नमेंट के पास, मैं फेडरल गवर्नमेंट की सिर्फ बात करता हूँ, फेडरल गवर्नमेंट के पास 43 मिनिस्ट्रीज़, मतलब 40 से ज़्यादा मिनिस्ट्रीज़ हैं जो सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट के पास है, जिसमें बहुत सारी मिनिस्ट्रीज डिवॉल्व हो चुकी हैं, प्रोविंसेस को दे चुके हैं, और वो गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट के पास रही हैं अभी भी। गवर्नमेंट का जो बजट है पूरे साल का वो 876 बिलियन रुपीज़ है, तकरीबन 900 बिलियन रुपीज़। आप सोचें,
तो मतलब फेडरल गवर्नमेंट अपने आप को कितना कम कर सकती है, इस पर हम काम कर रहे हैं। इसे कहते हैं राइट साइजिंग। हम इस पर काम कर रहे हैं। इस पर कुछ 4 वेव्स पे हम ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, और उसमें पहली वेव तो हमने अनाउंस भी करके उसमें मिनिस्ट्री बंद करना भी शुरू कर दी है। बंद करना, मर्ज करना, और उसकी क्या है कि भाई आपकी कोई नीड है, आपकी कोई इम्पैक्ट है, आप एफिशिएंसी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, या आपकी डुप्लीकेशन है। ये 3-4 जो है ना बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिस पे हम सबके साथ जो है बैठ के बात कर रहे हैं अपनी सारी मिनिस्ट्रीज के साथ। और पता है कितने डिपार्टमेंट्स हैं? 43 मिनिस्ट्रीज के, पता है कि 400 डिपार्टमेंट्स हैं। 400 डिपार्टमेंट 400, सोचें आप। ऑन टॉप ऑफ इट आपने लास्ट और बजट के कोई अंदर 5.5 लाख कोई बंदा कुछ करके है। तो मैं कहने का मतलब ये कि देखें, ये इजी जॉब नहीं है। ये नंबर्स तो बोलते कहने को बड़े आसान है कि जी बंद कर दें और ख़त्म कर दें। और देखें लोगों की इस वक्त ना ज़िंदगियाँ, फैमिलीज़ जुड़ी हुई हैं। अनफॉर्चुनेट कह लें, जो भी कह लें, बहुत अरसे से अब ख़ानदान पल के बड़े हो चुके हैं ना। ख़ानदान के ख़ानदान चलते हैं ना साथ में। हमारा एक सिस्टम रहा है, उसको एकदम से ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन एफर्ट शुरू हो गई। तो राइट साइजिंग ठीक हो गया। दूसरी चीज़ क्या है, मैं अब बात कर रहा हूँ फिस्कल साइड की, जो हम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप ये कह रहे हैं ड्रेन हो रहा है, ये सब होना। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि बाहर की इकोनॉमीज़, अच्छी बात क्या, बाहर की इकोनॉमीज़ भी नीचे आई, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा थी, तो अपॉर्चुनिटीज़ वैसी नहीं हुई। हमारी तरह के हालात बहुत जगह पे थे, लेकिन हमारे ऑफकोर्स थोड़े से ज़्यादा हो गए क्योंकि हम डिफ़ॉल्ट से चल के वापस आए। बाकी इकोनॉमीज़ का ये था कि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई थी कोविड के बाद, जिसकी वजह से स्टिमुलस दिया था पहले, तो इन्फ्लेशन बढ़ गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा डॉलर मार्केट में आ गया था। इन्फ्लेशन बढ़ी, ग्रोथ कम हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट। यूके का हाल देखें क्या हुआ, कनाडा का क्या हुआ, यूएस का हाल क्या हुआ। तो बाहर भी कोई ख़ास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं रही। लेकिन ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि जी हम ऐसे हैं तो बाकी भी ऐसे हैं। तो हमें अपने हालात को ठीक करना है। तो राइट साइजिंग की मैंने बात की आपसे। सेकंड जो बर्डन है ना बहुत बड़ा, इसका मैंने बताया आपको 876 बिलियन रुपीज़ ये इसका इम्पैक्ट है राइट साइजिंग को, जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। और हमारा है कि $3 बिलियन में से $1 बिलियन तो कम करें कम से कम, जितना जल्दी कर सकते हैं। ये $3 बिलियन बनते हैं ना आपके। सेकेंड है SOEs, स्टेट ऑन एंटिटीज़ को 85 कमर्शियल एंटिटीज़ हैं। वैसे तो 200 से भी ज़्यादा हैं, लेकिन जो कमर्शियल एंटिटीज़ हैं तकरीबन को 85 है। आपको पता है लॉस कितना है हमारा साल का? तकरीबन लॉस रफली हमारा एवरेज 1 ट्रिलियन रुपया बनता है, 1000 अरब रुपया। आपको पता है पिछले 10 सालों में हमने कितना लॉस किया है? मतलब इन SOEs ने 7 ट्रिलियन मेरे ख्याल में, 6 ट्रिलियन 10 सालों में। आपको पता पर डे लॉस बनता है 2.2 बिलियन रुपीज़ पर डे। आज हमने बात की ना, आज 2.2 बिलियन का लॉस हो चुका है आज रात तक। मतलब ये हम लॉस कर रहे हैं SOEs में। तो ये कितना बड़ा एरिया है जिसको हमने टैकल करना शुरू किया इसको। और SOEs के अंदर एक और चीज़ ये है कि उसका इम्पैक्ट तो मैंने आपको बताया मॉनेटरी टर्म्स में ना। दूसरा इससे बड़ा इम्पैक्ट है इकोनॉमी के ऊपर इनएफिशिएंसी का, पब्लिक सर्विस डिलीवरी का। ठीक है, एक इनएफिशिएंट इंस्टीट्यूशन होता है तो वो अगर इनएफिशिएंट है, लॉस पे लॉस कर रहा है, फिस्कल साइड उसको टैक्स पेयर्स को फंड कर रहा है, तो वो तो कभी कुछ नहीं करेगा। भाई टैक्स पेयर का पैसा है ना। आपको पता है हमने जो लॉस किया पिछले 10 सालों में 6 ट्रिलियन, आज हमारा टैक्स बनता है 13 ट्रिलियन। आधा हमने 10 साल में लूज़ कर दिया है। अच्छा, यहाँ पॉलिटिकल इकोनॉमी को भी हमने लेके चलना है। कोलिशन गवर्नमेंट है, हमने सबको साथ लेके भी चलना है, ताकि जो है हर किसी को ये ना हो कि जी इस चेंज में हमें नहीं पूछा गया, इस ट्रांसफॉर्मेशन में सबको साथ लेके चलना है, क्योंकि सबका बाय इन आएगा ना तो बेहतरी होगी और सस्टेनेबल होगी। तो मैंने आपकी बात की राइट साइजिंग की, मैंने दूसरा बड़ा बर्डन बताया SOEs का। तीसरा बर्डन जो है ना पेंशन है। ठीक है, पेंशन को अभी रिसेंटली जो है हमने उसमें कुछ चेंजेस किए हैं, और इसमें फाइनेंस मिनिस्टर, सेक्रेटरी फाइनेंस का बहुत बड़ा इसमें रोल रहा है। ठीक है, उसमें क्या किया हमने? उसमें हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि बड़ी जल्दी हो सकती थी, ठीक है, और हमने नहीं की, अब आके टैकल किया। लेकिन इसमें स्टेक्स बहुत ज़्यादा लोगों के। अब देखिए लोग बेचारे जो अब पहुँच रहे हैं अपनी जो है वो रिटायरमेंट को, उनकी तो पेंशन है ना। हमने ये किया कि हमने लास्ट सैलरी की जगह पिछली 2 सैलरीज कर दी। हमने कहा सैलरी के साथ पेंशन भी बहुत लोगों को मिल रही थी, वो हमने कट कर दी। हमने इस तरह के डिसीजंस लिए, ये इतने आसान नहीं थे। इसका इम्पैक्ट कितना है 10 साल में अगले? इसका इम्पैक्ट है 1.7 ट्रिलियन रुपया, 1700 अरब रुपया। हर साल का 170 अरब रुपया बचेगा इसमें। अब तीसरा मैं आता हूँ एनर्जी पे। राइट साइजिंग, SOEs, एनर्जी पे जो अभी ये जो निगोसिएशंस चल रही हैं, इसका जो टोटल इम्पैक्ट बनता है रफली कोई 137 बिलियन रुपीज़ एक साल का बनता है। 137 बिलियन रुपीज़, अब लगा लें 1.4 ट्रिलियन रुपीज़ इन टोटल। ये बड़ा अमाउंट है, 1400 अरब रुपया। साथ साथ सर्कुलर डेट, इसके ऊपर जो टैक्सेस हैं उनको
और जो है ना ऑल्टरनेट्स पे जाने के। ये सारा आपका एनर्जी कॉस्ट कम करता जाएगा। और अच्छी बात ये है कि ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा, एक स्टेबल उसमें है जो है वो रेंज में, जिससे हमारी जो एनर्जी की कॉस्ट है वो बढ़ी नहीं है, एटलीस्ट वहीं पर ही है। अच्छी बात यह है कि इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहा है ना, इंटरेस्ट रेट नीचे जाने से गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा जो ड्रैग कह लें वो है आपका कर्जा। जो बजट बनता है 100 रुपये अगर बजट है ना, तो ये रनिंग ऑफ द सिविल गवर्नमेंट, राइट साइजिंग की जो मैंने बात की कि फेडरल गवर्नमेंट जो अपने आप को रन कर रही है, इसका ले लें अगर नंबर, एसओईज़ का नंबर ले लें, सब्सिडीज़ का आप ले लें, पेंशन का नंबर, और एक दो और ऐसे ले लें, और इंटरेस्ट ये डेट का ले लें। पता है बजट का 70% बनता है, ये 70%, ये 3-4 एरियाज़ खाली इनको हम ठीक कर लें ना, तो 70% का रूम निकलेगा। तो हम टैक्सेस भी सही जगह लगा रहे हैं, रिटेल, होलसेल एंड ट्रेड को ऐसा टैक्स में लाएँ, एग्रीकल्चर को ला रहे हैं, साथ में जो है वो रियल स्टेट पे सही कंप्लायंस इन्फोर्समेंट कर रहे हैं। प्रोविंसेस अपना रोल प्ले करें। आप यकीन करें हम विद इन अ फ्यू ईयर्स, ठीक है, आपको ये पूरी इक्वेशन सीधी हो जाएगी, और आपको ये सैलरी के टैक्स, ये आपके कॉर्पोरेट टैक्स, ये सारे नीचे आते जाएंगे। आपकी इकोनॉमी में इतनी रेजिलियंस है कि विद इन 1-2 ईयर्स जो है ना वो अपना पोटेंशियल अचीव कर सकती है। और ये जो मैं आप 4% की बात कर रहे थे ना इम्पोर्ट लेड, ये 6-6, 7-7, 8% हम ग्रो कर सकते हैं। सस्टेनेबल ग्रोथ ये होगी, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल, और एक्सपोर्ट होगी आपकी। और यहाँ पे मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि हमारे जो चैलेंजेस हैं ना, लाइक वो 2 बड़े हैं जो हम फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी बात करते हैं। वो है क्लाइमेट का बड़ा मसला है, इन्वायरमेंटल जो इशू आ रहा है ना हमारे यहाँ, ये एक बड़ा है। इस पर हम बहुत ज़्यादा हिट हुए हैं, आपको पता है। वो सैलाब भी आया था हमारे यहाँ 2022 में, उस वक्त हमारे तो $30 बिलियन का लॉस भी हुआ था हमें। लोगों ने कितनी जो है जानें खोई उसमें, 1/3 पॉपुलेशन इम्पैक्ट हुई थी हमारी, कुछ 32-33 मिलियन लोग थे। तो एक तो क्लाइमेट का बहुत बड़ा एक चैलेंज है जिसको हमने जो है टैकल करना है। उसकी वजह से जो है ना हमारे आगे के रिस्क बढ़ रहे हैं। सेकेंडली पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। अभी ये अगर आप देखें कि अगर हमें कम्युनिटी ऑफ नेशंस में जाना है, अपनी एक मकाम बनाना है, तो सोशल इंडिकेटर्स को हमें एड्रेस करना पड़ेगा। ये तो मैंने बात की ना जो आपसे, मैक्रो इकोनॉमी की चेंजेस, राइट साइजिंग, एसओईज़, कर्ज़ों को ठीक करना है। कर्ज़ों में 1 खरब रुपया हमें जो है ना वो कम हो गया है, इंटरेस्ट रेट नीचे आने की वजह से एक रूम बन गया है। फिर टैक्सेस सही जगह लगाने हैं, ये तो फिस्कल साइड है। ये डेवलपमेंट की इकोनॉमी की जो साइड है ना, वो है सोशल इंडिकेटर्स, जिसमें बच्चे आपके 40% बच्चा आपका 5 साल का है उससे नीचे का वो स्टंटेड है, आयरन की कमी है उसमें। तो फ्यूचर तो ये आपका, माएँ जो हैं जो बच्चों को पालती हैं, जो बच्चों की जनरेशन्स बिल्ड करती हैं माएँ, उनकी सेहतें ठीक नहीं है। 28 मिलियन बच्चा आउट ऑफ स्कूल है, ठीक है। हेल्थ केयर में देखें आपकी क्या हालत है। और उसके साथ साथ आप पॉवर्टी की देख लें कैसे आपके नंबर्स हैं। तो ये सारे ना, ये प्रोविंसेस का बहुत बड़ा रोल है, ये एजुकेशन में, हेल्थ में, और हम और डिवॉल्व करेंगे ताकि प्रोविंसेस और डिवॉल्व करें लोकल लेवल पे, और प्रोविंसेस अपना रोल प्ले करें टैक्स में, एडमिनिस्ट्रेशन में, और ये इस तरह की इन्वेस्टमेंट में। ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट करें। यकीन करें इस मुल्क जैसा कोई होगा नहीं। ह्यूमन रिसोर्स में आज इन्वेस्ट करें, इट टेक्स एंटायर जनरेशन ऑफ कोर्स, बट आज इन्वेस्ट करना तो शुरू करें ना। तो मैं ये देखता हूँ इसकी वजह से एक अच्छी चीज़ हमारे साथ वर्ल्ड बैंक की हुई है। आप देखें वर्ल्ड बैंक के साथ हमने कंट्री पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है। ये वाहिद कंट्री है, पहला कंट्री है जो वर्ल्ड बैंक ने साइन किया है इतना बड़ा पार्टनरशिप एग्रीमेंट। $20 बिलियन की आपके पास फाइनेंसिंग अवेलेबल होगी अगले 10 साल में, हर साल एवरेज $2 बिलियन। और उसके साथ अच्छी बात ये है कि IFC ने भी अपनी एक जो है ना कंसेंट दिया है कि वो भी साथ में मज़ीद $20 बिलियन ऐड करेगा प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट में। तो देखें आपके पास बाहर की लोग आपसे सपोर्ट कर रहे हैं आपको, लोकल इकोनॉमी में आपकी जो है ना स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स शुरू हो गए, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आपके पास है, यंग पॉपुलेशन आपके पास है, टैक्स सेवी है। मज़ीद हम बच्चों में इन्वेस्ट करें, हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करें। ये क्लाइमेट रेजिलियंस जो है, ये बाय द वे 6 एरियाज़ हैं वर्ल्ड बैंक के, ये जो फ्रेमवर्क की मैं बात कर रहा हूँ। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर, क्लाइमेट रेजिलियंस है, लर्निंग पॉवर्टी है, ये एजुकेशन, हेल्थ, ये सब कुछ है उसके अंदर। तो देखें ये चीज़ें अब शुरू हो गई हैं। मैं होप ये करता हूँ कि ये कंटिन्यूटी रहे, कंसिस्टेंसी रहे। आप यकीन करें आपको जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है वो मैसिव है, वो सब ऐसा ऐसा ट्रैक पे आना शुरू हो जाएगा, और आप देखेंगे यहाँ पे चीज़ें जो है ना वो बेहतर होना शुरू होंगी। नहीं, आपने बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं। आपकी बातों से लग ऐसे ही रहा है कि आपको सारे मसलों का पता है, सोल्यूशन का भी पता है, एग्जीक्यूशन का मसला है। वो हम कहते हैं ना ये जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हमेशा कहते हैं, और हम ये बिल्कुल सही बात है कि हमें पता है कि क्या प्रॉब्लम है,
और उसे हल कैसे करना है। क्वेश्चन ये कि कब, कौन करेगा, क्वेश्चन ये है ना। हाउ पार्ट भी पता है हमें, व्हाट पार्ट भी पता है, वाई पार्ट भी पता है कि जी क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है, पता है सब कुछ। और पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन भी हमारे पास सारी है। तो उड़ान पाकिस्तान आपने देखा होगा, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम जो है, जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन, नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन जो प्लान है पूरा, वो आप देखें। और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं। 5 ईज़ हैं उसके अंदर, वो मोरलेस इन सब चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करते हैं, इन सब चीज़ों को एड्रेस करते हैं। तो देखें, प्लान और विजन ज़रूरी है, डायरेक्शन ज़रूरी है। ये सही हो ना आपकी, तो आप फिर पटरी पे चढ़ जाते हैं और अपना पोटेंशियल अचीव करते हैं। प्रॉब्लम यही होती है आई थिंक दूसरे तीसरे के साल के बाद ना, हमने लास्ट गवर्नमेंट्स में भी यही देखा कि देन द इलेक्शन ईयर कम्स, देन यही जितनी आपकी सेविंग और जितनी आपने अभी आप खुद कह रहे हैं कि इतनी हमने कमर कस के सारी आवाम ने एक पर्टिकुलर देखा है, फिर ऑल ऑफ ए सडन आप देखते हैं पोर्ट्स खुल गई हैं, बाहर से गाड़ियाँ आ रही हैं, फिर पता नहीं क्या क्या ग्रोथ के चक्कर में हम बहुत ही उसमें चले जाते हैं और फिर एक वही साइकिल में फिर पास जाते हैं, फिर हम IMF के पास जाते हैं और वो चीज़ें हो जाती हैं। बस ये चीज़ इंश्योर करने वाली है कि होपफुली इस टाइम आप उस तरह की चीज़ नहीं करेंगे। और आई थिंक लास्ट 2 टाइम जब ये करने की कोशिश की थी, अनफॉर्चुनेटली करने के बावजूद भी गवर्नमेंट नहीं बनी थी। सो मे बी इकोनॉमिकली अगर आप डिसिप्लिन रहेंगे, शायद आवाम को भी समझ आ जाए यार कि आपके हम पे जो हमें लगता है कि हमारे लिए बड़ी रियायत कर रही है गवर्नमेंट, हमें सब कुछ सब्सिडाइज करके दे रही है, इवेंचुअली डबल नज़ला उनके पास बाद में गिरता है कि जब टैक्स भी बढ़ते हैं। फिर आज देखें आप बिजली का बिल कहाँ पे अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं इस पर एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी आज आप स्टेट बैंक जो है ना वो डॉलर्स मार्केट से बाय कर रहा है, वो करता आया है, तो क्यों करता है। अब मैं ये बता दूँ, स्टेट बैंक ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है, ये उनका प्रेरोगेटिव है। इंटरेस्ट रेट और करेंसी, एक्सटर्नल और ये मॉनेटरी मैनेजमेंट सारी पहली दफ़ा हमने डेट सेटलमेंट देखी है और एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा रोल प्ले किया उन्होंने। उनके वो ऑटोनमस जो है ना प्लेटफॉर्म है, रेगुलेटर हैं, तो उन्होंने ये डॉलर बाय किए ना जब मार्केट से रिसेंटली, रेमिटेंसेस आपके अच्छी आ रही हैं, आपके पास रोल ओवर्स अच्छे हो गए, आपके पास FDI के नंबर इंप्रूव हो गए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के आज 20% ऊपर है, ठीक है। रेमिटेंसेस आज आपकी चल रही हैं कोई 30-35% में चल रही है ना, आपको पता है। और रेमिटेंसेस का नंबर इस साल रिकॉर्ड क्लोज होना है, कोई $35 बिलियन, हर महीने $3 अरब आ रहे हैं आपके पास, जो कि बहुत बड़ी सपोर्ट है। तो पहला पॉइंट ये कि हमें क्या करना है कि शॉर्ट टर्म रिलीफ पे लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी को फोकस देनी है। वो क्यों भाई, आज मिसाल के तौर पर स्टेट बैंक डॉलर जो है मार्केट से ना ख़रीदे, डॉलर फ्लो आ रहा है। अगर IT के देखें ना आप, कितनी एक्सपोर्ट्स हुई हैं माशाल्लाह IT सेक्टर की, इसके बावजूद ये इश्यूज़ हैं सब, उसके बावजूद भी। तो अगर स्टेट बैंक ना करे ये, और हमारे यहाँ बहुत सारे माशाल्लाह जो है लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि जी वो डॉलर जो है ना क्यों ले रहा है स्टेट बैंक, और रुपए को जो है इम्प्रूव होने दें। आप ये देखें कि आम आवाम के लिए तो बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा कि जी रुपया नीचे चला जाए, मतलब इम्प्रूव हो जाए डॉलर के मुकाबले में, और इन्फ्लेशन जो है और ज़्यादा नीचे, इन्फ्लेशन तो आ गई नीचे, और इंटरेस्ट रेट्स और नीचे हो जाए, तो और बिजली सस्ती बहुत ज़्यादा हो जाए, पेट्रोल सस्ता हो जाए, सब्सिडाइज़ कर दें, और फ्रीबीज दे दें, आप सब्सिडाइज़ कर दें, और गवर्नमेंट जो है ना खुला बोल दे कि जी नहीं मैं अपने ऊपर ले रही हूँ, और टैक्स पेयर। ये किसका नुकसान है आपको पता है? आवाम का ही है। एब्सोल्युटली, ये बताने की ज़रूरत है। क्योंकि आज अगर मुझे पेट्रोल ज़बरदस्ती का सस्ता मिले ना अगर, और ज़बरदस्ती की बिजली सस्ती मिले, ज़बरदस्ती की गैस सस्ती मिले, एक तो मैं उसकी कदर खो दूंगा, ठीक है। दूसरा, आज तो मुझे मज़ा आ जाएगा जी, वाह जी आज सब कुछ ही जो है ना वो सस्ता हो गया, और जी रुपया भी जो नीचे आ गया, तो सब कुछ हो गया। लेकिन ये क्या हो रहा होगा, ये आज से 1 साल बाद, बल्कि इससे भी कम फ्यूल होगा, उसके बाद आप जाएंगे दोबारा IMF के पास, वो आपको पैसे देने पे पहले रोकेगा, पहले बोलेगा जी आप डबल तो करें ज़रा, ठीक है। उन पे लेकर आएँ जो मार्केट के इनके रेट्स हैं, अपनी इनएफिशिएंसी ठीक करें, आप टैक्सेस लगा दें सब पे, और टैक्सेस इन पे लगाएं, इन पे लगाएं, इन पे लगाएं, ठीक है। वो कहता है कि जी मुझे आप रिसोर्स क्रिएट करके दें, ये नहीं कहता इस पे लगाएं, इस पे लगाएं, वो रिसोर्स क्रिएट कर दो, मुझे टैक्स मुझे दो ना, मुझसे पैसे ले, हर बैंक ही कहता है। फिर आम चीखें निकलती हैं, ओह जी डबल हो गई प्राइसेस, और इन्फ्लेशन कहाँ से, यही तो हुआ है पिछले कई सालों में, हमेशा हर साइकिल के बाद यही तो हुआ है। तो हम शॉर्ट टर्म रिलीफ के चक्कर में हमने लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी अपनी जो है ना वो दाव पे लगाई है। ये नहीं करना हमने, ये नहीं करना। हमने रियल स्टेबिलिटी लेनी है, सही ग्रोथ देनी है, इंक्लूसिव ग्रोथ देनी है, सबके लिए ग्रोथ हो। आप समझ रहे हैं? और अच्छी बात समझते क्या हुई, पहले क्या होता था, पहले जो है सेंट्रल बैंक रुपया अगर जो है वो करने के लिए
आर्टिफिशियली अगर उसको उसकी वैल्यू नहीं है रुपए की डॉलर के अगेंस्ट, उसको बस रखना है, हुआ है ना ऐसा हमने कई सालों में पिछले, तो डॉलर डालता था वो मार्केट में रुपए को स्टेबलाइज करने के लिए, ठीक है। इम्पोर्ट्स भी बढ़ती थी आपकी, और आपकी इन्फ्लेशन भी जो है वो, चले आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन नीचे हो जाती थी, रुपया क्योंकि इतना हिलता नहीं था, इंटरेस्ट रेट नीचे आ जाते थे, उससे क्या होती थी, इम्पोर्ट लेड ग्रोथ हो जाती थी। आज आपकी इन्फ्लेशन भी नीचे है, इंटरेस्ट रेट्स भी नीचे हैं, रुपया भी स्टेबल है, रिजर्व्स बढ़ गए हैं उल्टा आपके। तो ये बेहतर नहीं है उससे कि ये सब कॉस्ट नीचे हो लेकिन रिजर्व नीचे चले जाएं। भाई आपके पास डॉलर ही नहीं होंगे तो फिर आप भीख मांगते रहेंगे ना। तो आज की चीज़ जो मैं कहता हूँ ना हार्ड अर्न्ड स्टेबिलिटी है, ये ऐसे नहीं बोल रहा मैं, ये नंबर्स डिफरेंट हैं। डिफरेंट से मतलब अचीव डिफरेंटली किए गए ना, कि भाई रिजर्व्स को हमने प्रेफरेंस दी, स्टेट बैंक ने रिजर्व्स को प्रेफरेंस दी कि रिजर्व्स बढ़े, मेरी रेटिंग एजेंसीज बोलें कि हाँ जी इसके पास रिजर्व्स हैं, कर्जे वापस देने के पैसे हैं, ताकि हम कहीं कर्जा मांगने जाएं या किसी इन्वेस्टर को बोलें तो वो बोले कि ठीक है तुम्हारे अपने घर में पैसे पड़ें, तुमने ज़ाया नहीं किए हुए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आवाम को ये समझ में आए कि शॉर्ट टर्म रिलीफ हमें मिल जाता है लेकिन उसमें हमारा दर्द लॉन्ग टर्म में बढ़ जाता है। तो ये मैं एक पॉइंट रजिस्टर करवाना चाहता था कि बड़ा इंपॉर्टेंट। नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक मैं इसीलिए कह रहा हूँ, अभी तक तो आपकी डायरेक्शन भी ठीक है, आप जो कर रहे हो वो है भी ठीक है, और आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट द प्रॉब्लम इज़, और आई होप ये जो प्लान है और ये वैसे अच्छा एक चीज़ मैं और पूछना चाह रहा था, अभी जैसे हम डिस्कस भी कर रहे थे, क्या आपने ये डॉलर की प्राइस जो हमने इतनी रखी, हम हमेशा ये सुनते थे कि क्योंकि डॉलर हमने हमेशा नीचे सप्रेस किया उसकी वजह से हम इम्पोर्ट लेट पे रहे, अभी हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पे नहीं आए, लेकिन क्या एक रीज़न शायद एनर्जी एफिशिएंसी है जिसकी वजह से अगर आप इन हाउस एक्सपोर्ट ग्रोथ को आप नहीं देख रहे हैं? एक तो आईटी एक्सपोर्ट तो आप देख रहे हैं क्योंकि वाई भी बाहर की है, लेकिन जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, डू यू सी के एनी देयर इज़ एनी ग्रोथ इन दैट पर्टिकुलर थिंग एज वेल जो कि चल? देखिए नंबर्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स, नंबर्स है ना, आप नंबर्स उठा के देखें। आज जो नंबर 6 महीने का है 7% से ज़्यादा की ग्रोथ क्यूमुलेटिव है 6 महीने की, लास्ट ईयर सेम पीरियड के मुकाबले में, तो 7% ग्रोथ ऊपर है आपकी। इम्पोर्ट्स भी मोरलेस पास है, लेकिन ट्रेड डेफिसिट आपका रिलेटिवली कम है लास्ट ईयर के मुकाबले में। करंट अकाउंट सरप्लस है आपके पास, ठीक है। आज आपकी ग्रोथ लास्ट जो क्लोज हुई थी जून तक की वो कुछ 2.5% के करीब थी। इस साल की एक्सपेक्टेड है कोई 3% के करीब, 3-3.25%, ठीक है। और अगले साल आपकी 4%, और हमारा जो एस्टिमेटेड नंबर है 27 का तकरीबन 6% के करीब है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ग्रेजुअली आपको उठना ज़्यादा बेहतर है ताकि आप सस्टेन करें, रात दिन आप ऐसे जाएं और फिर यूँ जाएं। तो जो आप कह रहे हैं ना बात एक्सपोर्ट्स की, देखिए मैंने 3 चीज़ें कही हैं। नंबर 1 कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होना चाहिए किसी भी बिज़नेस के लिए। नंबर 2 एनर्जी कॉस्ट कम होनी चाहिए। नंबर 3 आपके टैक्सेस का बर्डन कम हो। तो उसी पे तो स्ट्रक्चरिंग का मैंने आपसे बताया कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में इनकी कंसिडरेशंस हैं, उन्हीं पे काम हो रहा है। आप देखेंगे ऑलरेडी कि आपको एनर्जी की प्राइसेस, प्रोवाइडेड के इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जो है ना ऊपर न जाएं। अब ये मसला हल हो गया है, फ़लस्तीन का और इज़राइल का जो इशू था ये थोड़ा सेटल डाउन हुआ है रिलेटिवली, और वहाँ भी वो इतना ज़्यादा प्रोनाउंस्ड नहीं है रशिया और यूक्रेन वाला, वो बस चल रहा है अपना। उनको भी पता है जी जंग की वजह से हमारे डॉलर्स बेहतर हो रहे हैं, 25% कमोडिटी का प्रोड्यूस करते दुनिया में, गैस का और ऑयल का भी। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास ये कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करना है जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा। और दूसरा मैंने कहा ना कि जी ये जो मैं मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ या मैं फिस्कल की बात कर रहा हूँ या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात कर रहा हूँ, ये ट्रांजैक्शनल हैं ज़्यादा। वो जो 6 मैंने बताए ना सोशल इंडिकेटर्स, और जो 2 बड़े मैंने बोले आपको कि जी ये मेरे एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स हैं, क्लाइमेट एंड पॉपुलेशन, सूबों ने मिल के हल करना है उसको। वो मेरे लिए लॉन्ग टर्म है बहुत ज़्यादा, वो मेरे मुल्क के लिए बहुत बेहतर है। वो चीज़ें मुझे उस लोगों में इन्वेस्ट करना है, मुझे हेल्थ के लिए काम करना है, मुझे एजुकेशन के लिए काम करना है, मुझे क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए काम करना है। तो कहने का मतलब ये है कि ये 2 जो बड़े एरियाज़ हैं ना, कि आपको जो अभी जो थ्रेट है वो, और आपको जो फ्यूचर में रिस्क्स हैं, इन दोनों पे काम करना है ताकि इकॉनमी आपकी सस्टेनेबल बेसिस पे बेहतर हो। तो आप तो एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, मैं तो उससे और ज़्यादा ब्रॉडन बात कर रहा हूँ कि एक्सपोर्ट को तो हमने बढ़ाना ही है। मैंने आपको शुरू में ये कहा कि प्राइवेट सेक्टर लीड करेगा, हमारा यही स्टांस है, प्राइवेट सेक्टर लीड करेगा। गवर्नमेंट को निकलना है बिजनेस में से, गवर्नमेंट ने सिर्फ पॉलिसी फ्रेमवर्क देना है और पॉलिसी कंसिस्टेंसी देनी है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए आपके कंट्री में, एक ऑन गोइंग जो है ना आपके यहाँ सिस्टम हो, चल रहा हो। उससे क्या होता है, अनसर्टेनिटी कम होती है। जब अनसर्टेनिटी कम होती है
तो आपके हर चीज़ बेहतर होना शुरू होती है, क्योंकि एक डायरेक्शन मिल जाती है ना आपको कि जी अगले 5 साल में भी पॉलिसी चेंज नहीं होगी, या 10 साल में भी पॉलिसी चेंज नहीं होगी, या मुझे पता है मेरी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कितनी है, तो आप प्लान कर सकते हैं। जब आप प्लान कर सकते हैं तो इन्वेस्ट करेंगे आप उस मुल्क में, उस जगह पे। तो इन चीज़ों को इंश्योर करना है, एनवायरनमेंट बेहतर देना है, हमारा ये प्लान। अच्छा, लास्ट गवर्नमेंट में हमने देखा, वी आर ऑलमोस्ट रीचिंग 1 आवर, मैं कोशिश करूंगा 2 क्वेश्चन बाद ख़त्म करते हैं। लास्ट गवर्नमेंट में भी हमने देखा कि हम एक अनडॉक्यूमेंटेड चीज़ को डॉक्यूमेंटेड या ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए वी ट्राई टू बेसिकली सेल रियल स्टेट, कि बस रियल स्टेट में आ जाओ, 18 इंडस्ट्रीज़ आपके ऊपर जाएंगी, जब जाएंगी तो इकॉनमी बेहतर हो जाएगी। आजकल भी हम देख रहे हैं बड़ा चैलेंजिंग टाइम है। इनफैक्ट मैं तो काफ़ी लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, लॉट ऑफ पीपल आर बेसिकली स्टक इन द रियल स्टेट एज वेल। सो व्हाट इज़ द करंट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट? ऑल द थिंग्स विच आर अप्लाइड विल रिमेन द सेम, और आप इसको गोइंग फॉरवर्ड कैसा देख रहे हैं एज एन एसेट क्लास? देखिए जी, कोशिश ये है कि एक तो जो वैल्यूज़ हैं वो मार्केट वैल्यूज़ पे आएँ, जो भी प्राइसेस होती हैं, ऐसा FBR मेरे ख्याल में कर भी रहा है। दूसरा ये कि टैक्स का बर्डन जो है ना वो रिव्यू किया जाए, टैक्स का बर्डन, ताकि एक्टिविटी हो और कमर्शियल एक्टिविटी ज़्यादा हो। लोग ये ना हो कि जी प्लॉट खाली एक्सचेंज करते रहे, उसमें कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती। बिल्कुल सही बात है कि कंस्ट्रक्शन होगी तो उससे जो है आपकी एक्टिविटी होती है, बट ये जो 35 इंडस्ट्रीज 40 इंडस्ट्रीज वाली बात है ना, ये इस तरह तो फिर हर इंडस्ट्री में हर इंडस्ट्री चलती है ना। गाड़ियाँ बनाने में भी बहुत इंडस्ट्री चलती है, ये टेबल और फर्नीचर्स, ये वो हर पूरी इकॉनमी है ना। वो तो कंस्ट्रक्शन थोड़ी चलाती है खाली 35 या 40 सेक्टर्स को। पूरी इकॉनमी में किसी भी सेक्टर में एक्टिविटी होती है, उसके साथ आपको पता है अटैच्ड कितनी जो है वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, सब इंडस्ट्रीज़ होती हैं, SMEs होती हैं, MSMEs होती हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, बहुत बड़ा पूरी चेन है ना वो तो इसलिए नहीं कि जी 18 इंडस्ट्रीज़ हैं या 40 इंडस्ट्रीज़ हैं, इसलिए कि कंस्ट्रक्शन वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है आपका, तो एक आपको वो ग्रोथ को एक सपोर्ट करता है, वो बिल्कुल होना चाहिए। उसके लिए प्लान ये है कि टैक्सेस का बर्डन को जो है रिव्यू किया जाए, और ऑफ कोर्स एक कंसल्टेशन प्रोसेस हो, इंडस्ट्री के साथ भी हो, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, IMF के साथ भी हो, क्योंकि टैक्स के जहाँ तक होता है वो फिर IMF के साथ डिस्कस करना पड़ता है कि जी टैक्स के इम्पैक्ट कैसे चेंज होंगे। तो डेफिनेटली उस पर ये प्लान्स हैं कि हम बेहतरी लेकर आएँ और रियल स्टेट के अंदर जो खासकर कंस्ट्रक्शन की साइड है उसको सपोर्ट मिले, उसके लिए बेहतरी हो, ताकि ओवरऑल इकॉनमी में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए या कमर्शियल एक्टिविटी भी होती है वो बुरी नहीं है, उससे टैक्स भी तो इंप्रूव होगा ना। अगर आपकी एक्टिविटी होती तो मैंने शुरू में कहा ना, वो लेफस कर्व वाली जो बात है कि टैक्स तभी बढ़ेगा आपके जब एक्टिविटी होगी। नहीं, आई थिंक वो जिनके पास पैसे थे ना सारे इस तरह चले गए, तो जिन बेचारों ने घर बनाना था उनकी रीच में ही नहीं रहा, एंड वो इतना बबल बना हुआ है इन टर्म्स ऑफ नीड ऑफ घर तो है, हमें खुद भी पता है कि ज़्यादा है, लेकिन वो मैं एग्री करता हूँ कि वो उसमें जाते जाते आई थिंक मैं फिर कैपिटल मार्केट्स की तरफ ही आऊँगा। करेंटली आई थिंक 110+ के ऊपर हम कहीं पे बैठे हुए हैं। सो इज़ दिस द टॉप, या आपको अब तो माशाल्लाह आप डिफरेंट कैपेसिटी में भी हैं, हाउ डू यू सी स्टॉक मार्केट गोइंग फॉरवर्ड? मैं बहुत पोटेंशियल देखता हूँ, लेकिन डिस्क्लेमर ये इसके साथ कि एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है, सबको अपने जो है ना वो सर्कमस्टांसेस के हिसाब से इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मैंने पर्सनली भी ये देखा है कि आप इन्वेस्टमेंट करके ज़रूर रखें, अपने जो भी आप करें ना प्लानिंग, अपनी इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें। मैं हमेशा एडवाइजरी कैपेसिटी में भी ये बोलता आया हूँ कि जी आप जो भी कमाते हैं उसका ये कुछ यूनिवर्सल आपके रूल ऑफ थम्स होते हैं ना, आपके यूनिवर्सल आपकी ये प्रूवन जो चीज़ें होती हैं कि आप 20% एटलीस्ट अपने जो भी कमाते हैं, वो लोग तो ये कहेंगे नहीं कि जी बचता ही कहाँ है, बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो भी बचता है वो आप इन्वेस्ट करें। सिंपल एक अपने अकाउंट पर रखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, इन्वेस्ट करें। और हम यंग इकॉनमी है, हमें रिस्क लेना चाहिए, यंगस्टर्स को रिस्क लेना चाहिए, उनके पास टाइम होता है दोबारा खड़े होने का, तो कहीं ना कहीं और डिवर्सिफाई करके रखें, अपनी 2-3 जगह पे अपने पैसे लगा के रखें। इससे क्या होता है, इससे होता है ये कि आपकी जो अनफोर्सिन इवेंट्स होते हैं, या कभी ऐसा होता है कि जी आपको महंगाई का सामना करना पड़ गया, हेल्थ का सामना करना पड़ गया, एजुकेशन में बड़े प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आपकी फैमिलीज़ हैं साथ में, और हमारे यहाँ आपको पता है फैमिलीज साथ रहती हैं सारी ज़्यादातर, और सपोर्ट भी होती है। तो इन्वेस्टमेंट करके रखेंगे कि आपकी ग्रोथ भी होगी, आपकी वेल्थ भी बढ़ेगी, आपकी सेविंग्स की आदत भी बढ़ेगी, और आपकी कंजम्पशन फिर उस हिसाब से फंड होगी। अब इन्वेस्ट करेंगे ना, मज़ीद इन्वेस्टमेंट ड्राइव करती है ना कंजम्पशन को, अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपके रिटर्न्स बढ़ेंगे। तो कहने का मतलब ये कि आप 20% एटलीस्ट अपना जो भी सेविंग्स आपकी हों या जो भी आपकी इनकम हो, 20% अपना रिस्क और रिवॉर्ड या रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से कि आप अपने एज पे कहाँ हैं, कितना कमा रहे हैं,
किचन कितना है आपका, ये फलाना, वेल्थ मैनेजमेंट की अब क्लास 101 शुरू ना हो जाए। तो हम यही बातें कर रहे होते हैं ऐसे। हाँ, कहने आपको प्लेटफॉर्म भी यही है। तो हमेशा ना, मैं स्टॉक मार्केट की सिर्फ बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ इन्वेस्टमेंट एज इन जनरल आपको करनी चाहिए, सेविंग्स अपनी बढ़ाएं। एंड वी इन्वेस्ट फॉर द बैड टाइम्स इनिशियली, आप अच्छे टाइम में पूरे टाइम की तैयारी कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली। तो कहने का मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट करें। और मैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट इसलिए भी देखता हूँ अच्छी, क्योंकि ना ये लॉन्ग टर्म में ना आप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। मैं ये कहता हूँ हमेशा आप शेयर्स में ना इन्वेस्ट करें, कंपनीज में करें। मतलब करेंगे तो शेयर्स में ही, बट माइंडसेट आपका हो कि मैं बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, बिजनेस में हिस्सेदार बन रहा हूँ, और उसको फिर एनालाइज करें। आप कहें कि जी ये 4-5 ऐसे सेक्टर्स हैं या बिजनेसेस हैं जो इकोनॉमी में आगे अच्छे लगते हैं, उनकी कंपनीज कौन सी हैं अच्छी मैनेजमेंट है उनकी, अच्छे ग्रुप्स हैं, एक ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, ट्रांसपेरेंट हैं, आप पैसे वहाँ इन्वेस्ट करते रहें और फिर हर महीने वो 10-20% डालते रहें आप उन्हीं कंपनीज़ में। आप यकीन करें, आप पाकिस्तान में, आपको पता है ना इक्विटी रिटर्न्स कहाँ से कहाँ गए। बेस्ट एसेट क्लास पाकिस्तान में भी रही है, इक्विटी रही है। रियल एस्टेट का डेटा इतना ज़्यादा आपको पता है वो डॉक्यूमेंटेड उस तरह से नहीं होता, बट अच्छा रियल एस्टेट को लोग देखते हैं ना, मैंने 5 का लिया था 10 का बेच दिया, रखा उन्होंने 10 साल, तो वो बेसिकली उसके ऊपर टाइम वैल्यू मनी दो तीन एसेट क्लासेस ना आप अपने डिवर्सिफाई करके रखें। मेरे ख्याल में आप रिस्क ले सकते हैं, तो इक्विटीज़ आपके लिए अच्छी है। और लॉन्ग टर्म, मैं ट्रेडिंग को बिल्कुल जो है ना प्रमोट नहीं करता, आप इन्वेस्ट करते जाएँ और लॉन्ग टर्म प्ले करें, ठीक है। वो कहते हैं ना आप बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी, ख़रीदा छोड़ दिया और रोज़ ना देखें, उससे बड़ी आपको टेंशन होती है, क्योंकि हमारी इक्विटी मार्केट तो आपको पता है कितने जो है ना वो ऊपर नीचे होती है। तो आप गोल्ड मुझे बड़ा अच्छा लगता है लॉन्ग टर्म के लिए। रियल एस्टेट में कहीं आपको कोई टुकड़ा ज़मीन का मिले, वैसे तो हमारे यहाँ वो हालात हुए हैं कि रियल एस्टेट में इतना आसान नहीं रहा कोई ज़मीन का टुकड़ा भी लेना, वो ग्रे मार्केट ने बहुत उसकी, अब जाके आहिस्ता आहिस्ता करेक्शन होना शुरू हुआ। अब मार्केट नहीं चल रही तो अब आपको जो है अफोर्डेबिलिटी उसमें नज़र आती है। बट रियल एस्टेट भी इंपॉर्टेंट है, इक्विटीज़ भी इंपॉर्टेंट है, किसी बॉन्ड शॉन्ड में भी इन्वेस्ट करके रखें, लिक्विड इन्वेस्टमेंट भी रखें अपनी, कि बेचने का कोई हो तो फ़ौरन बेच भी सकें। गोल्ड में भी करें, डाइवर्सिफाई करके रखें, इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें, अपनी इनकम का कुछ हिस्सा ज़रूर डालते रहें हर महीने। आप यकीन करें ये आपकी इतनी इनकम हो जाएगी कि इन्फ्लेशन भी कभी आएगी, कभी प्रॉब्लम्स भी आएगी, अनफॉर्चुनेट इवेंट्स आएंगे, ये आपको हमेशा बेहतर है। कि सबसे बड़ी बात ये आपकी जो है ना वो सेविंग्स है, आपकी वेल्थ बढ़ रही है। ये वेल्थ का कॉन्सेप्ट नहीं है ना अभी भी, जितना बुरा टाइम है। आई थिंक इससे अगर किसी को सबक हासिल करना है तो वो यही है कि यार आपको मे बी 5 साल पहले कुछ थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं ताकि ये टाइम आप सेल। लेकिन वो कहते हैं ना नेक्स्ट बेस्ट टाइम इज़ नाउ, तो वो करें। द बेस्ट टाइम वाज 20 years बिफोर एंड द नेक्स्ट बेस्ट टाइम। एक आखिर में जाते जाते, आई थिंक रिसेंटली आपने एक कंपटीशन में हमने हिस्सा लिया था, यू वर द जज एज वेल, जहाँ पे हम एज ए स्टार्टअप आए थे। और मैंने तो आते ही पहले ही सारे ऑफिस वालों को कह दिया कि कैपिटल मार्केट के जज थे तो उन्होंने हमें ही विनर कर दिया। ओके, बट व्हाई यू डिड नॉट सिलेक्टेड अस? सीरियसली? हाँ, आपने नहीं बनाया यार, मुझे नहीं पता, आपको पता ही नहीं है कि किसी और को बना मुझे पता होता मैं आपको प्रोग्राम में नहीं, इट वाज अ वेरी नेचुरल कॉल ऑफ कोर्स। बहुत मतलब उसमें कोई वो नहीं था, कोई बायस नहीं था। अब इफ़ माई मेमोरी सर्व्स मी राइट, मेरे ख्याल में वो शायद किसी एक बड़ी एसोसिएशन का इवेंट था, आई थिंक, है ना, उसकी कोई थी। तो उसमें आई थिंक देवर कंपेटिटर्स ऑल्सो। और मेरे ख्याल में उस वक्त मैंने ये देखा होगा कि मैं वैसे ही देख रहा था कि फिनटेक में एक हम ही थे जो कैपिटल मार्केट में कुछ कर रहे थे। सो आई थॉट कि आपका एक्चुअली मैं अकेला उसमें जज नहीं होऊंगा शायद, इसलिए चलो मैं वैसे ही लाइटर। बट ये कि आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोग को किसी की एंडोर्समेंट की जरूरत थोड़ी है। हम तो आइंदा जाएंगे भी नहीं किसी आपके लिए सबसे बड़ी जो जजमेंट है वो पब्लिक है, वो आपके साथ आ रही है, आप उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं। बस सर हम भी उन्हीं के लिए कर रहे हैं। एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक विद दैट। थैंक यू खुरम भाई फॉर कमिंग अगेन। आई होप हम इंशाल्लाह फिर आएंगे। ये जितनी चीज़ें आप कर रहे हैं, आप आवर प्लेटफॉर्म इज़ रेडी इफ़ यू नीड टू कम्युनिकेट एनीथिंग। आई थिंक काफ़ी चीज़ें, एक डिस्कशन का मकसद भी ये था कि लोग अभी भी घबराए हुए हैं स्टॉक मार्केट में, क्यों आए क्यों ना आए। इनको मैक्रोज़ की समझ ही नहीं आती है कि कितनी चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं। गोरा अगर इन्वेस्ट कर रहा है मैक्रोज़ की बेहतरी के लिए, तो हमें तो सेकंड टू नन, अपने मुल्क में बैठे हम अपने मुल्क पे ही इतनी चीज़ वो कर रहे होते हैं। और इस डिस्कशन का मतलब भी ये था कि वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या मैक्रोज़ में आप लोग इस तरह कर रहे हैं जिसका इम्पैक्ट पॉजिटिव हो रहा है, जिसकी वजह से हम स्टॉक मार्केट पे, जो आप खुद कह रहे हैं कि फॉरवर्ड लुकिंग होती है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो एंटिसिपेशन थी कि इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहे हैं, अब एंटिसिपेशन है कि शायद ग्रोथ की तरफ जाएंगे, नंबर्स थोड़े बेहतर आएंगे, और उसी की वजह से हम पॉजिटिव चीज़ों को आगे देख भी रहे हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर। एंड थैंक यू वेरी मच। अगर आप जाते जाते कुछ कहना चाहें तो प्लीज़। जी बस यही जाते जाते कहूँगा कि अपने मुल्क के लिए होपफुल रहें, और इसमें बहुत पोटेंशियल है।
यंग पॉपुलेशन है हमारी, और हमने ही इसके लिए कुछ करना है, और हमने इस मुल्क का पोटेंशियल रियलाइज़ करके और इसको एक मकाम पे लेके जाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये नहीं हो सकता कि जी अगर मेरे सर्कमस्टांसेस ख़राब है तो मैं इस मुल्क से चला जाऊँगा या आऊँगा। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, बट मैं ये कहता हूँ कि अपने मुल्क के लिए काम हम करते रहें, अपना बेस्ट दें, और आप यकीन करें थोड़ा देरी से आएगा रिज़ल्ट, बट आएगा ज़रूर। और बस अपनी कैपेसिटी में बेस्ट काम करें, रिज़ल्ट ऊपर वाली ज़्यादा आपको देगी। चलें, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक आपने एक अच्छी खासी पोजीशन छोड़ के इस गवर्नमेंट की जॉब की, एंड आई विश यू गुड लक एंड थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये डिस्कशन अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग किसी और की बात सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वी विल ट्राई टू रीच देम आउट, एंड थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।